हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो हम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम क्या करेंगे, क्लास सिक्स की जो जैसे एक एक करके जितने भी क्लासेस हैं हमारी, उन सब के जो बुक्स हैं उसे एक ही वीडियो में कवर करूंगी। और ये वीडियो जो है क्लास सिक्स की हिस्ट्री की बुक है। इसमें सारे चैप्टर्स डिटेल में जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हैं। आपको बुक उठाकर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरी पूरी पूरी गारंटी है। एक भी लाइन जो है ऐसी नहीं छोड़ी है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। अच्छे से कवर करवाया जाएगा। तो फटाफट आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इस चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। और ये जो वीडियो है ये सीटेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बनाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पर जो लिखा गया है ये जो है आपका सबसे पहले इसमें बताया गया जो चैप्टर 1 है, इसमें हमें बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी जो फसलें सबसे पहले आई, कौन कौन से जैसे जानवर कौन सा पहले था, इस तरीके से बताया गया है। फिर हड़प्पा के बारे में यहाँ पे बेसिकली हमसे जिक्र किया गया है। और जैसे जो हमारे जो युग है, जैसे नवपाषाण जो युग है, ठीक है, इस तरीके से जो पूरा पाषाण युग था वो, तो उनको कैसे डिवाइड किया गया, बसने की प्रक्रिया बताई गई, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जो ये क्लासिक्स की हिस्ट्री कवर करनी है। और आप रिवाइज करते रहिएगा साथ साथ में, जैसे टाइम आपको मिलता रहे हर दिन आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर फसल की बात की जाए तो सबसे पहले किसके प्रमाण मिले हैं कि सबसे पहली फसल कौन सी थी। तो गेहूं जो है वो, ये दो ऐसी फसलें हैं जो सबसे पहले उगाई गई थी, आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर उगाई थी, सुलेमान जो की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ, वहाँ पर उगाई गई थी गेहूं और जो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और साथ साथ में बताते जाऊंगी सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं और जो है वो कहाँ पर उगाए गए थे। सुलेमान की जो पहाड़ी और किरथर की जो पहाड़ी है वहाँ पर उगाए गए थे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है और ये पूछा जाता है सबसे पहले जो फसलें थी वो कौन सी, जो हमारे पूरा जो विद हैं उन्होंने जो है कौन सी फसल को सबसे पहली फसल बताया है, तो जौ और गेहूं को बताया है। देखो, विंध्य के उत्तर में जो क्षेत्र है वहां पर सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए कि यहाँ पर जो है चावल सबसे पहले उगाए गए थे। अब देखो, जो गंगा, हमारी जो गंगा नदी है और उसकी सहायक की जो नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ कौन सी होती है, जो गंगा में आकर मिल जाती है वो सहायक नदियाँ होती है। तो गंगा और उसकी सहायक जो नदियाँ हैं उनमें जो नगर का विकास है, यानी कि वहाँ पर लोगों ने रहना कब स्टार्ट कर दिया था, 2500 वर्ष पूर्व जो है वहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। और ये 2500 वर्ष जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे महाजनपद जो हैं उनका विकास कब हुआ था, ठीक है, तो वही 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये जो है आपका महाजनपद क्या होती है, अभी हम देखेंगे। महाजनपद वो होते हैं जहाँ पर जो जनपदों में से भी महत्वपूर्ण हो गए थे। और जनपद क्या होते हैं, चलो बात छेड़ी दी है तो यहाँ पर बता ही दूँ, जनपद क्या होते हैं, जहाँ पर लोगों ने आके अपना बसेरा बसा दिया था, उसको कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है, वहाँ पर जो रहने वाले उनको कहा जाता है जनपद। ठीक है, ये होता है बेसिकली, अभी यही समझो। अब देखो, जैसे कि आपको पता है हमारे देश का नाम भारत है या इंडिया है, अब ये किस तरीके से पढ़ा है, ठीक है, तो ये हमें देखना है। उस टाइम पर जो ईरानी या यूनानी थी वो क्या करते थे, सिंधु जो नदी थी, आपको पता है सिंधु नदी के किनारे पर ही जो है हमारा हड़प्पा जो वासी वहाँ पर रहते थे। ठीक है, हड़प्पा स्थल है, सिंधु नदी का जो वो किनारा है। तो जो सिंधु नदी है उसके उत्तर का जो क्षेत्र है उसे कहते थे, वो क्या कहते थे, उसके जो पूर्व का जो क्षेत्र है, यानी कि पूर्व, यानी कि ये मानो ये सिंधु नदी है और ये पश्चिम होता है, ठीक है, और ये पूर्व होता है यहाँ का इलाका। तो ये क्या करते थे, जो नदी है इसके पूर्व में जो क्षेत्र है उसको क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जो सिंधु है वो सिंधु को क्या कहते थे, हिंदोस या फिर इंदोस कहते थे। यानी ये सिंधु नदी को क्या कहते थे, ये सिंधु नदी को हिंदोस या फिर इंदोस कहते थे। पर इसके पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहते थे। और इसके पूर्व में कौन सा क्षेत्र आता है आपको पता होगा, जो सिंधु नदी इस तरीके से है और ये पाकिस्तान में गई हुई है, ठीक है, पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। और यहाँ का जो है पूरा का पूरा हमारा जो है इस तरीके से हमारा भारत है और इसके इसी साइड जो है अपना भारत आता है, पूर्व का हो गया। तो ये जो क्षेत्र है इसको कहा गया क्या, इसको कहा गया इंडिया। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। और आपको ध्यान रखना है जो इंडिया शब्द है ये किसका शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सिंधु। अब देखो, पांडुलिपि।
पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि को अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है, इसे अगर हम देखें मैनु, इसमें जो मैनु शब्द है इसका अर्थ होता है हाथ। तो हाथ से लिखी हुई जो होती है पांडुलिपि होती है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है किस चीज़ पे लिखी जाती थी? पुराने समय की बात है जहाँ पर पांडुलिपि जो है वो यूज़ की जाती थी। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं सीटेट में, आपके जो कथन वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो जो पांडुलिपि होती है उस टाइम पर आपकी बुक्स वगैरह तो नहीं थी, ठीक है, कॉपी वगैरह भी नहीं थी, तो उस टाइम पर किस पे लिखते होंगे? आपने कभी भी देखी हो, जैसे कुछ भी पुरानी चीज़ देखी हो, जैसे महाभारत रामायण वगैरह देखी हो, तो उसमें क्या होता है या फिर तुलसीदास को देखा हो लिखते हुए, तो वो क्या है, जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पे लिखते हैं। इसी तरीके से पांडुलिपि जो है ताड़ पत्र पर लिखी जाती थी, आपको ध्यान रखना है, ताड़ पत्र पर लिखी जाती थी। और दूसरी आपको ध्यान रखना है, एक बुर्ज पेड़ जो है उसकी छाल पर लिखी जाती थी, जिसको क्या है, भोजपत्र कहा जाता था, ठीक है। तो भोजपत्र पर लिखी जाती थी, आपको ध्यान रखना। और ये भोजपत्र कहाँ पर मिलता था, या फिर बुर्ज पेड़ कहाँ पर मिलता था? हिमालय क्षेत्र में उगता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। अब देखो, ये जो पांडुलिपि है वो किस किस भाषा में लिखी जाती थी? संस्कृत में लिखी जाती थी, प्राकृत में और तमिल में। आगे चलते हैं। पुरातत्वविद, जो पुरातत्वविद हैं वो कौन होते हैं? पुरातत्वविद वो होते हैं जो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो वस्तुओं का अध्ययन करेंगे उसे पुरातत्वविद कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु मिल गई पुराने टाइम की, मानो जैसे हड़प्पा वासी जो थे वो तो अब नहीं है, तो हड़प्पा स्थल जो है उसको लेकर कोई भी वस्तु वगैरह मिली हैं तो उसका अध्ययन जो करेंगे उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। अब देखो स्रोत क्या होते हैं? स्रोत, अब जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको सीटेट क्रैक करना है तो एनसीईआरटी आपके लिए एक सोर्स है, एक स्रोत है, ठीक है। इस तरीके से और जैसे मैं किसी दूसरी बुक्स के नाम बता दूँ तो वो आपके लिए स्रोत हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्रोत क्या होते हैं? जैसे पांडुलिपियाँ हो गई, जैसे अभिलेख वगैरह हो गए और पुरातत्व हो गए, इन सब का जो अध्ययन करेंगे ये उनके लिए स्रोत रहेंगे। यानी कि अगर किसी को वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, अभिलेख वगैरह मिल गए, जैसे अशोक के अभिलेख होते हैं, अभिलेख के कठोर सतह पर लिखे जाते हैं, ठीक है, कुछ भी कठोर सतह हो गई, जैसे पत्थर वगैरह हो गए उस पर लिखे जाते हैं, तो अभिलेख हो गए। पांडुलिपि अभी हमने ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया, पांडुलिपि जो हाथों से लिखे जाते थे वो अगर मिलते हैं तो वो क्या है, वो स्रोत ही तो है। और उसी स्रोत का यूज़ करके वो क्या करते हैं, आगे अध्ययन करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं कि ये किस काल की है, इससे संबंधित, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। अब देखो इतिहासकार किसे कहा जाता है? नॉर्मली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अतीत का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। पुरास्थल, पुरास्थल क्या होते हैं? आप देखो पुरास्थल, पुरा का मतलब पुराना और स्थल, जहाँ पर जो ये चीज़ें हमें मिली है, जैसे औजार, बर्तन, इमारतें वगैरह मिली हैं, हड़प्पा की जो ईंटें वगैरह मिली हैं, वो क्या हैं? वो सारी की सारी पुरास्थल है। जहाँ पर भी वो चीज़ें मिली है उस स्थल को कहेंगे पुरास्थल, ठीक है। जहाँ पर भी वो वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उस स्थल को कहेंगे हम पुरास्थल। चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर देखो, इसमें जो भीमबेटका है, भीमबेटका आपने बहुत बार सुना होगा, भीमबेटका की गुफा इस तरीके से। तो भीमबेटका है कहाँ पर? भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है केवल वही यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। भीमबेटका कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? नर्मदा नदी है उसके पास ही में है ये। कुरनूल गुफा से कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो कुरनूल जो गुफा है वो क्या है आपकी? वहाँ पर राख के जो अवशेष है या फिर राख के जो साक्ष्य हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए अग्नि के साक्ष्य कुरनूल गुफा में मिले थे तो आप मना करेंगे, क्योंकि अग्नि के साक्ष्य ना बताकर इसे राख के साक्ष्य बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर राख मिली है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो राख के साक्ष्य कहाँ पर मिले? कुरनूल गुफा में मिले। कुरनूल गुफा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, नीचे की साइड अपने भारत में, तो आंध्र प्रदेश में है। पहला पालतू जो हमारा जानवर था वो कौन था? तो पहला पालतू जानवर हमारा कुत्ते के जो जंगली पूर्वज है वो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। आपके आसपास के जो गली में कुत्ते हैं ना, या फिर आपने भी घर में भी पाल रखे हैं, हो सकता है, ठीक है, तो वो जो है उनके जो जंगली पूर्वज रहे हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे जो है बहुत सभ्य हो चुके हैं ये वाले जो डॉग्स हैं। उस पहले के टाइम पे जो जंगली पूर्वज है वो सबसे पहला पालतू जानवर बनाया गया था इंसानों के द्वारा। अब जब इंसानों ने क्या किया, पालतू जानवर बनाने की जो तैयारी है वो की, पालतू जानवर बनाए। पालतू जानवर बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ उन्हें देते होंगे, और इस साथ साथ जैसे कि बकरी वगैरह है ये भी पालनी स्टार्ट की, तो वो धीरे धीरे आकर्षित करते थे उन्हें अपनी तरफ, यानी कि वो चारा डालते थे, इस तरीके से चीज़ें करते थे जिससे वो उनके पास रहे और इससे उन्हें लाभ हो। आपको पता है बकरी दूध देती है, ठीक है, और भी चीज़ों में जो है उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जब उन्होंने पालतू जानवर बनाए, आपको पता होगा
पहले जो आदिवासी हैं वो क्या करते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए, ठीक है, इस तरीके से जाते थे। पर जैसे जैसे उन्होंने पालतू जानवर अपने पालने स्टार्ट करे, फिर धीरे धीरे उन्होंने फसल जो है वो उगाने स्टार्ट की, तो अब जो है उन्हें एक लिमिट तक, एक टाइम लिमिट तक वहीं पर रहना पड़ता है। एक टाइम तक क्या है, उन्हें वहीं पर रहना पड़ता, ठीक। तो वो जो टाइम है उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो बसने की प्रक्रिया वो शुरू हुई। बसने की प्रक्रिया बेसिकली यही है, जब लोग जो हैं एक जगह पे आकर बसना स्टार्ट कर दिया, उसी को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। उसे हम अभी देखेंगे इसी चैप्टर में। अब देखो, जो पहली फसल है वो कौन सी, आपको ध्यान रखना है, गेहूं, और जो कहाँ पर, सुलेमान और कितर पहाड़ियों में मिली थी, सबसे पहले इसी की बात की थी हमने। अब देखो ब्रुज होम, ब्रुज होम क्या है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। ब्रुज होम जो है ये नहीं पूछेंगे क्या है, आपसे इसको लेकर कथन पूछ लेंगे, ठीक है। तो ब्रुज होम कहाँ पर, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना, कश्मीर में है ये। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या मिली चीज़, कौन सा जो साक्ष्य वो मिला, कौन सा अवशेष मिला यहाँ पर हमें जो है घृतवास मिले हैं। अब घृतवास क्या होता है, जमीन के नीचे जब हम जो ग्राउंड पे, जो ग्राउंड लेवल होता है उसमें नहीं बनाते हम कुछ भी रहने के लिए, तो इसी तरीके से उस टाइम पर जो है जमीन के नीचे क्या घर वगैरह बनाए जाते होंगे, तो वो जो है वो घृतवास कहलाते हैं। और ये जो है ब्रुजहोम में हमें मिले हैं, और इसके साथ साथ ब्रुजहोम में झोपड़ियाँ मिली है, अग्नि के साक्ष्य मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। और अग्नि जो है आग, यानी कि तो जो अग्नि या फिर आग है वो किस तरीके की, लोग जो हैं घरों के अंदर भी जलाते थे और घरों के बाहर भी जलाते थे ब्रुज होम में। तो ये दो चीज़ें पता चली हमें ब्रुज होम से, कि घरों के अंदर और घरों के बाहर दोनों तरफ आग जलाई जाती थी। अब इससे ये हमें जो है ध्यान में आता है कि घरों के अंदर आग जब जलाते होंगे तो इसका मतलब सर्दी होती होगी, कि बाहर ठंड लग रही है। और घरों की बाहर जब आग जलाते होंगे तो इसका मतलब क्या है, अंदर गर्मी होती होगी, इसी वजह से तो बाहर जला रहे हैं। तो ये जो है कुछ इतिहासकार अपना दिमाग यूज़ करके इस तरीके से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। तो यहाँ वो सारी बातें मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि मैं ये ओरली आपको बता सकती हूँ, और इस वजह से मैंने सारी बातें नहीं लिखी, और इसे बस आपको ध्यान रखने कहानी के तौर पर। अब देखो यहाँ पर मेहरगढ़, मेहरगढ़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में क्या था, आपको ध्यान रखना है। मेहरगढ़ में कपास के साक्ष्य मिले हैं। कपास जो है यानी कि जो कॉटन है वो हुआ करती थी, वो कहाँ से पता चला, मेहरगढ़ में कॉटन का यूज़ होता था, कहाँ से पता चला, मेहरगढ़ में, ठीक है। अब देखो मेहरगढ़ में और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि सबसे पहले जो गेहूँ उगाना स्टार्ट किया था, भेड़ बकरी जो पालना स्टार्ट किया था, वो कहाँ पर हमें मिलते थे, साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ मतलब कि जो मेहरगढ़ है उसमें चीज़ें जो है सबसे पहले यूज़ करने स्टार्ट कर दी गई थी। अब देखो चौकोर और आयताकार जो घर हैं वो मिले हैं, यानी कि घर कैसे होते थे, चौकोर, स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप के जो घर है वहाँ पर होते थे। इसके साथ साथ वहाँ पर एक कब्र मिली है, कब्र जिसमें जो मृतक होता है, यानी कि जो मरे हुए होते उन्हें दफनाया जाता है। तो एक कब्र मिली है जिसमें क्या है, एक व्यक्ति जो है यानी कि एक मृतक जो है उसे किसके साथ दफनाया गया है, उसे बकरी के साथ दफनाया गया। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर या तो उसे ये समझ कर दफनाया गया है कि जो बकरी है उसका मांस जो है वो मतलब कि ऐसी चीज़ें रखते थे कब्र में, ये रहा है पर्सनल, ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनका यूज़ मृतक जो है वो बाद में भी कर सकते हैं, मरने के बाद भी, ठीक है, ऐसा माना जाता है ना, उनकी आत्मा वगैरह कुछ ऐसे होती है। तो यहाँ पर बकरी के साथ जो मृतक है उसे कहाँ पर दफनाया गया अगर पूछा जाए तो आप फटाफट बता देंगे मेहरगढ़। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम अपना जो युग है उनके बारे में देखेंगे। पूरा पाषाण काल जो है इसे देखो ये चार भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, और इसके बाद आता है आपका नव पाषाण युग। अब देखो पूरा पाषाण काल जो है 12,000 साल पहले जो है, ये इसके जो हमें पता चलता है कि पूरा पाषाण काल उस टाइम पर, उस काल को जो है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। 12,000 साल पहले का जो काल था उसको, उस समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल में ही मोस्टली हिस्ट्री हमारी कवर हो जाती है। और इतना बड़ा चला ये पूरा पाषाण काल जिसकी वजह से इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कौन से, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर जो पूरा पाषाण काल है। अब देखो पूरा का मतलब होता है पुराना यानी कि प्राचीन, ठीक है, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं बताया गया इसके बारे में, ठीक है, क्लास 6 में। आगे देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य यानी कि बीच का है हमारा मध्य पाषाण काल, इसे मेसोलिथ भी कहा जाता था, ठीक, आपको ध्यान रखने कहा जाता है मतलब। और ये जो है इसमें बहुत बड़े पर्यावरणीय बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। और ये कब से लेकर कब तक रहा, 12,000 साल
से लेकर 10,000 साल तक जो है मध्य पाषाण युग रहा है। आपको ध्यान रखना, पूरा पाषाण काल जो है 12,000 साल पहले जो काल रहा है उसको क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पर जो 12,000 से 10,000 साल जो है उसके बीच का जो ये अंतर है, इसमें जो है आपका मध्य पाषाण युग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब लघु पाषाण जो युग है उसके बारे में देख लेते हैं, जिसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, माइक्रो मतलब छोटा ही होता है और लघु मतलब भी छोटा होता है। ये बहुत छोटा रहा था, पर इसमें जो है जो पाषाण यानी कि जो पत्थर हैं, वो पत्थर के जो औजार हैं बहुत छोटे छोटे मिले, इस वजह से इसे लघु पाषाण युग कहा गया। ठीक है, तो यानी कि जो औजार, जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे वो बड़े छोटे छोटे मिले थे इसमें, तो इस काल को जो है लघु पाषाण युग कहा गया। औजार जो है हड्डियों के, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर जो है उनकी हस्तियों पर जो ऊपर की तरफ जो है मुट्ठे लगा दिए जाते थे और उसके बाद जो है यूज़ किया जाता था एक औजार के तौर पर। ठीक है, अब देखो नव पाषाण युग। नव पाषाण युग जो है आपका 10,000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, और ये जो है इसे मिट्टी के बर्तन जो अलंकृत हुए मिले हैं आपको, ये भी बात ध्यान रखनी है। अब बसने की प्रक्रिया, मैं इतनी टाइम से कह रही हूँ बसने की प्रक्रिया क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई सारी चीज़ें जो है आपकी पूछी जाती है। अब देखो, मैंने आपके लिए इतनी सारी मेहनत की है, इसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। फटाफट इस वीडियो को कर दो लाइक, और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है, और कमेंट में मुझे बताओ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं। अब देखो बसने की प्रक्रिया, जो बसने की प्रक्रिया है लोगों के द्वारा जो है जब पौधों जानवरों की देखभाल करनी स्टार्ट कर दी गई, उसी को जो है बसने की प्रक्रिया कहा गया। जैसे मैंने कहा, जब उन्होंने जो जानवर है उन्हें पालतू बनाना स्टार्ट किया, फसलें उगानी स्टार्ट की, तो वो एक स्थान पर जो है लंबे समय तक रहना पड़ने लगा। क्यों? फसलें जो हैं एकदम से तो नहीं उग के आ जाएंगी, टाइम लगेगा, तो एक स्थान पर लंबे समय के लिए रहना पड़ा उन्हें, और यहीं से स्टार्ट हुई है बसने की प्रक्रिया। आपको ध्यान रखना है। और अब देखो यहाँ पर जो पौधे हैं वो किस तरीके के होते थे और जानवर किस तरीके के होते थे। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको एक जानवर, एक पालतू जानवर जो है आपको बनाना है, तो क्या आप जंगलों से लेकर आओगे किसी जानवर को? नहीं लेकर आओगे। आप तो किसी अच्छे क्वालिटी के, अच्छे उसके लेकर आओगे जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो इसी तरीके से ये जो जानवर हैं खुद चूज़ करते थे, खुद चयन करते थे उनका। और वो जो जानवर होते थे, वो जो पालतू जानवर होते थे, वो क्या है, वो अलग होते थे किनके? जंगली जानवरों से काफ़ी अलग होते थे। इसी तरीके से जो पौधे हैं वो जंगली पौधों से काफ़ी अलग होते थे। ये बात ध्यान रखनी है बसने की प्रक्रिया में। अब देखो, पौधे और जानवरों का जो लोग है वो खुद ही चयन करते थे, मैंने कहा अभी अभी आपको। अब देखो, जंगली जानवरों की जो तुलना में अगर पालतू जानवर की अगर आपसे भेद पूछ लिया जाए कि जंगली जानवर और पालतू जानवर का इतिहासकार को कैसे पता चला कि ये जो है जंगली जानवर पालते थे, या फिर जो पालतू जानवर की हड्डी किस तरीके से पता चला, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों में भेद कैसे पता चलता है कि ये मृतक जो है वो महिला की बॉडी है या फिर पुरुष की बॉडी है, किस तरीके से कैसे पता चलता है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। बट अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको ये देखना है कि जो जंगली जानवर है और पालतू जानवर है उसके बीच में क्या भेद था। अब देखो, यहाँ पर हड्डियाँ ही प्राप्त होती हैं पहली बात तो। अब हड्डियों में दांत और जो इनका सींग है, क्योंकि जानवर है तो दांत और सींग तो होंगे, तो दांत और जो सींग है वो क्या होते थे, वो जंगली जानवरों के बड़े होते थे। ठीक है, जो बड़े बड़े दांत और सींग मिलते हैं वो जंगली जानवरों के, और जो छोटे छोटे दांत और सींग मिलते हैं किसकी अपेक्षा में, जंगली जानवरों की अपेक्षा में छोटे होते हैं वो। ठीक है, तो वो किसके होते हैं, वो हमारे होते हैं पालतू जानवरों के। तो इस तरीके से पता चलता है। और बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई, आपको ध्यान रखना है, 12,000 साल पहले ही स्टार्ट हुई थी बसने की प्रक्रिया। और 12,000 साल पहले ही क्या हुआ था, हमारा नवपाषाण युग की जो है शुरुआत हो चुकी थी। मतलब उस काल को नवपाषाण युग कहा जाता है। अब देखो, थर्ड चैप्टर फटाफट देख लेते हैं, हड़प्पा नगर के बारे में अब हम यहाँ पर देखेंगे। हड़प्पा नगर दो उस भाग में डिवाइड था, पश्चिम और पूर्व। आपको ध्यान रखना है, पश्चिम इस साइड वाला होता है हमारा, और पूर्व इस साइड वाला होता है, आपको पता होगा ये तो। अब देखो, जो पश्चिम भाग है वो जो है काफ़ी छोटा था और उसे दुर्ग कहा जाता था, और इसकी किलेबंदी की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर जो है शासक वगैरह यहीं पर रहते थे दुर्ग में, और ये ऊपर की साइड था। ठीक है, तो ये कई बातें आपको ध्यान रखनी है, साथ साथ में नोट करते चलो। अब देखो, जो पूर्वी भाग है वो क्या है, नीचे था, इसीलिए इसे निचला शहर कहा गया, निचला नगर कहा गया। और ये काफ़ी बड़ा था, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर शासकों को रहना होगा, ऐसा तो नहीं है सारी सभा को लेकर रहेंगे, नहीं, सभा को लेकर फिर भी रह लेंगे, जनता को लेकर रहेंगे नहीं, वो अपने लिए एक सेपरेट एरिया डिसाइड करते थे। तो
इसीलिए किलेबंदी की गई थी, ठीक है। और किलेबंदी के और भी कुछ वो है कि अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपने बचाव के लिए किलेबंदी करते थे, ठीक है। तो ये जो है दुर्ग में किया गया था। पर जो जनता है वो कहाँ पर रहेगी, उसके लिए तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र चाहिए ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, निचला शहर जो है, क्योंकि नीचे मानते थे वो जनता को, तो नीचे रहेगी जनता ऐसा माना जाता होगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो निचला शहर जो है काफ़ी बड़ा था और पूर्वी भाग जो है उसमें बसा हुआ था। तो इस तरीके से हड़प्पा नगर जो है ये जो थे बटे हुए थे। अब देखो कालीबंगन और लोथल क्यों इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन और लोथल जो है यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि यहाँ पर हमें अग्नि के साक्ष्य मिले हैं, आग के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड जहाँ पर आग जलाई जाती थी। तो यहाँ पर कालीबंगन और लोथल मिले, आपको ध्यान रखना है। कालीबंगन कैसे याद रखोगे, अब इस तरीके से याद कर सकते हो। मैं बस आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि कालीबंगन, काली का मतलब काला, जब हम किसी चीज आग को जलाते हैं तो वहां पर काला हो जाता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कालीबंगन में मिले थे। और लोथल से एक और आपको फैक्ट याद करना है कि जो लोथल है वो बंदरगाह के तौर पे यूज़ किया जाता था। बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह वो स्थान होते हैं जहाँ पर क्या है जहाज वगैरह आकर रुकते थे, ठीक है। तो उसे बंदरगाह कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर सामान वगैरह उतारा जाता था जहाज़ों में से, उसे बंदरगाह कहा जाता है। उसे अभी हम नेक्स्ट पेज में ही समझने वाले हैं। आप देखो पत्थर का जो बाट है वो जो है, आप लिपिक लिपिक देख लेते हैं। लिपिक क्या होता है, जो मोहर पे लिखते हैं उसे लिपिक कहा जाता था, ठीक है। अब देखो पत्थर बाट, पत्थर के बाट हड़प्पा जो काल है उसमें किस तरीके से कौन से जो पत्थर है उससे बनता था। चर्ट नामक एक पत्थर था, उससे क्या बनता था, हड़प्पा में यूज होने वाला पत्थर का बाट, ठीक। अब देखो मनके किस चीज से बनते थे हड़प्पा में, जो कार्नेलिया पत्थर है उससे मनके बनाए जाते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कार्नेलिया पत्थर से क्या बनता था, मनके बनते थे। और चर्ट नाम के पत्थर से क्या बनते थे, चर्ट नाम के पत्थर से हमारा जो बाट है वो बनाया जाता था हड़प्पा में। अब देखो यहाँ पर फ्योन्स, फ्योन्स जो है आपको ध्यान रखना है, कृत्रिम रूप है फ्योन्स, यानी कि वो जो है लोगों ने बनाया है, प्राकृतिक नहीं है। कृत्रिम का मतलब तो यही होता है, ठीक है। ये किस तरीके से बनता था, फ्योन्स बड़ा बहुत अच्छा होता था और महंगा होता था, आपको ध्यान रखना है हड़प्पा काल में। तो फ्योन्स किस तरीके से बनता था, बालू या फिर सफ्टिक जो है, बालू रेत आपने सुना होगा ना, तो बालू या जो सफ्टिक है उस पत्थर का चूरन बनाया जाता था, फिर उसे गोंद में मिलाया जाता था और फिर किसी भी बर्तन के ऊपर जो है उस फ्योन्स को लगाया जाता था और वो बर्तन बहुमूल्य हो जाता था, ठीक है। इस तरीके से होता था। अब देखो ये तो प्रक्रिया बता दी मैंने इसकी। अब तांबा का आयात जो है कहाँ कहाँ से किया गया है, ये भी हमें जो है इस चैप्टर से पता चलता है। तांबा जो है इंपॉर्टेंट है। तांबे का जो आयात आपको ध्यान रखना है, राजस्थान, हमारे भारत में जो राजस्थान है वहां से किया गया था, ठीक है। ये हमें साक्ष्य मिले, उसी के आधार पर बता रहे हैं। एशियाई जो देश ओमान है वहां से तांबे का आयात काफी मात्रा में मिला है। अब कैसे पता चलता है इसके बारे में, देखो जो एशियाई जो ये ओमान जो देश है, ठीक है, इसमें जो है कुछ तांबा जो है हड़प्पा काल में जो यूज होता था वो तांबा जो है ओमान वाले क्षेत्र में मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है इसका व्यापार होता होगा तांबे का, तो ये ध्यान रखना है। अब कांसा जो है, कांसा कहीं से मिलता नहीं था, कहीं से लाते नहीं थे, बल्कि इसे खुद बनाते थे, आपको ध्यान रखना है। जो कांसा है वो किस तरीके से बनता था, तांबा और टीन को जब ऐड कर देते थे तो कांसा बन जाता था। और ये जो है टीन जो है, टीन कहाँ से लाई जाती थी, टीन लाई जाती थी ईरान और अफगानिस्तान से। तो तांबा और टीन को मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता था हड़प्पा काल में। अब देखो सोने का जो आयात है वो कहाँ से किया जाता था, कर्नाटक से किया जाता था। हमारे जो अभी भारत में कर्नाटक का नीचे के साइड वहां से किया जाता था सोने का आयात। इसके साथ साथ एक और बात मैं बता दूं, आपको पता होगा, नहीं पता तो दिशाओं के बारे में देखो, क्योंकि आप जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। देखो इस तरीके से होता है हमारा, ये देखो इस तरीके से नॉर्थ हो गया हमारा, ये साउथ हो गया, ये हमारा जो है हमारा ईस्ट हो गया इस साइड, और ये इस साइड हमारा जो ये पश्चिम और ये हमारा पूर्व, ठीक है। इस तरीके से होता है ना, और इसे उत्तर लिख लो और इसे हमारा दक्षिण। देखो जो दक्षिण का जो साइड है इसी में हमारा कर्नाटक आता है, और इस दक्षिण की जो साइड है इसमें जो है दक्षिण जो है सोने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण जो है सोने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और कर्नाटक भी दक्षिण के अंदर ही आता है, और कर्नाटक से जो है हड़प्पा वासी के आयात करते थे, सोना आयात करते थे। अब चलो आगे चलते धोलावीरा के बारे में देखते हैं। धोलावीरा एक हड़प्पा का स्थल है, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। लोथल भी कहाँ पर है, लोथल भी गुजरात में है। अब धोलावीरा की एग्जैक्ट लोकेशन जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में बताई है कि कच्छ का जो क्षेत्र है, गुजरात में जो कच्छ का क्षेत्र है उसमें खदीर बेत के किनारे, एक खदीर बेत है उसके किनारे जो है आपका धोलावीरा है स्थान। और ये धोलावीरा की एक विशेषता ये है कि हड़प्पा के बेसिकली जो भी क्षेत्र है वो 2 भागों में विभाजित थे, पर धोलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था, आपको ध्यान रखना 3 भागों में बटा हुआ था।
यही विशेषता है इसकी। अब देखो यहाँ पर हम लोथल के बारे में देखेंगे। लोथल जो है आपका कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी गुजरात में तो है, पर गुजरात में जो साबरमती है, आपको ध्यान होगा साबरमती से गांधी जी ने क्या यात्रा स्टार्ट की थी, अपनी दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। अब देखो जो गुजरात में जो साबरमती है उसकी जो एक उपनदी है उसके किनारे पे लोथल है। लोथल मैंने आपको बताया बंदरगाह जो है लोथल में था, ठीक है। और भंडार गृह, अब बंदरगाह है तो वहाँ पर सामान उतरता होगा जहाज़ों में से, तो वो सामान जो है कहीं ना कहीं जो है रखा भी जाता होगा, स्टोर भी किया जाता होगा। तो स्टोर करने के लिए जो भंडार गृह है वो होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना भंडार गृह, जहाँ पर भंडार होता है चीज़ों का, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर जो है एक और चीज़ जो है इसके लिए विशेषता रही है लोथल की, यहाँ पर मोहरबंदी मिली है। मोहरबंदी का मतलब क्या होता है, मोहरबंदी का मतलब होता है गिल्ली मिट्टी पर जो है, जो भी गिल्ली मिट्टी होती है उस पर जो है मोहर की छाप लगाई जाती है, तो वो मोहरबंदी होती है। अब इसको लेकर मैं थोड़ा सा और बताती हूँ आपको मोहरबंदी के बारे में। देखो उस टाइम पर व्यापार किया जाता था, तो उस टाइम पर, अब देखो अगर आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके घर में जो भी सामान आता है तो उस पर पैकेजिंग की जाती है, और इस तरीके से पैकेजिंग की जाती है कि अगर कोई और उसे खोल के देखेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो गोंद वगैरह चिपका के दिया जाता है इस तरीके से। तो उस टाइम पर क्या होता था कि जो सामान है उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, तो उसके लिए वो क्या करते थे, मोहरबंदी करते थे। यानी कि कोई भी पोटली है, मानो ये पोटली है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से पोटली है ये, यहाँ पर गांठ लगा दी पहले तो, और फिर इस गांठ के ऊपर वो क्या करते थे, गिल्ली मिट्टी की मोहर लगाते थे, गिल्ली मिट्टी लगाकर यहाँ पर, और फिर इसके ऊपर जो है अपनी मोहर लगा देते थे किसी भी चीज़ की। तो इससे पता, अगर ये मोहर टूट गई, ठीक है, तो इससे पता चल जाता था कि ये सामान जो है किसी ने छेड़खानी कर ली है इसके साथ। कितना दिमाग था उस टाइम पर भी। अब देखो जो चैप्टर 4 है उसमें हम जो अपना देखेंगे जो वैदिक काल है उसके बारे में, ऋग्वेद वगैरह के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा वेद जो है वो 4 जो वेद हैं इनके बारे में बताया गया। 4 वेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें हम ऋग्वेद के बारे में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ऋग्वेद जो है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो देखो भाई, अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी बुक कर लेते तो आप जो है इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीटेट में सही में, और आगे की जो आपके एग्जाम होंगे जिसमें एसएसटी आएगी उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही ना आपके लिए, तो अच्छे से कवर करो। आप देखो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है उसकी शुरुआत जो है कब से मानी जाती है, इसकी रचना कब से मानी जाती है। ऋग्वेद एक ग्रंथ ही तो है, ग्रंथ टाइप, तो वो जो है उसकी रचना जो है 3500 साल पहले मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 3500 साल पहले जो है ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। इसमें जो है 1000 प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, और उसको 1000 प्रार्थनाएं, बार बार हम 1000 प्रार्थनाएं 1000 प्रार्थना ऐसे बोलेंगे, इसकी बजाय 1000 प्रार्थनाओं को क्या बोला गया, सुक्त बोला गया। आपको ध्यान रखना है। तो सुक्त शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है, 1000 प्रार्थनाओं के लिए यूज़ किया गया, आपको ध्यान रखना है। और इसकी रचना किसने की थी, यानी कि सुक्त की रचना किसने की थी, तो सीखने सिखाने वाले जो पुरुष होते थे, केवल ध्यान रखो यहाँ पर पुरुष, स्त्रियां नहीं, यहाँ पर लोग भी कह सकते थे, पर यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि पुरुषों ने ही केवल रचना की थी इन 1000 जो रचनाएं हैं, यानी कि सुक्त की। तो सीखने सिखाने वाले जो पुरुष थे उन्होंने ही रचना की थी। बैकग्राउंड जो नॉइस है उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। अब देखो यहाँ पर जो 3 महत्वपूर्ण देवता हैं आपके इसमें बताए गए हैं, उस टाइम पर जो है वो जो समाज था उसके बारे में, यानी कि जिस टाइम पर ऋग्वेद की रचना हुई है उस समाज के बारे में यहाँ पर हमें उससे पता चलता है। किसी भी ग्रंथ से हमें उस काल में जो भी समाज था उसके बारे में पता चलता है। तो उस टाइम पर 3 महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं ऋग्वेद के द्वारा कि ये 3 महत्वपूर्ण देवता, इनकी पूजा करनी चाहिए हमें। तो कौन कौन से, अग्नि, इंद्र, सोम, आपको ध्यान रखना है, अग्नि, इंद्र, सोम। तो अग्नि जो है आपको ध्यान रखना है, अग्नि आग के देवता माने गए थे। इंद्र जो है आपको ध्यान रखना है, युद्ध के देवता बताए गए हैं ऋग्वेद में। अगर आपसे कथन में ये कहा जाए जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र जो है वर्षा के देवता माने गए हैं, बारिश के होने के लिए इंपॉर्टेंट माने गए, तो नहीं, ये किसके लिए, युद्ध के देवता माने गए हैं। सोम जो है, सोम किसके देवता, एक विशेष प्रकार का पौधा जो है उसे सोम कहा गया था इसमें। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भाषा कैसी थी ऋग्वेद की, प्राकृत संस्कृत थी, प्राक संस्कृत इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या फिर वैदिक संस्कृत है, आपको ध्यान रखना है। प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत जो है आपको ध्यान रखना है, ये भाषा थी ऋग्वेद की। और ऋग्वेद में आपको ध्यान रखना है, ये कहा गया था कि जो उच्चारण और श्रवण है वो होता था ऋग्वेद का, पर उसे पढ़ा नहीं जाता था। यानी कि ऋग्वेद जो है उसका उच्चारण किया जाता था, ठीक है, बोला जाता था जोर जोर से, और श्रवण यानी कि सुना जाता था, पर उसे पढ़ा नहीं जाता था। जैसे हमारे घरों में जो है बुक्स होती है हम उसे रीड करते हैं, ऐसे रीड नहीं किया जाता था ऋग्वेद को उस टाइम पर। और छापने की प्रक्रिया ऋग्वेद की तो बहुत लंबे टाइम के बाद स्टार्ट हुई है, लगभग 200 साल पहले ही ऋग्वेद को छापना स्टार्ट किया है।
ये बात भी ध्यान रखो। वैदिक प्रार्थनाएं जो हैं आपकी ऋषियों द्वारा लिखी गई है इसमें, और कुछ प्रार्थनाएं जो हैं वो महिलाओं द्वारा भी लिखी गई हैं। तो पूरी तौर से जो महिलाएं हैं उसे यहाँ से हटाया नहीं गया है, ठीक है। अब देखो ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है, ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है उसका एक जो पन्ना है वो ब्रुज वृक्ष की जो छाल है उस पर लिखा गया था। आपको पता है पांडुलिपि जो है किस पे लिखी जाती है? ब्रुज वृक्ष की जो छाल होती है, यानी कि ब्रुज पत्र पर लिखी जाती है, ठीक है। तो उसकी छाल पर लिखी गई थी। कब लिखी गई? 150 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो मैं आपको बताऊँ जो साइड में बॉक्स वगैरह होते हैं ना वो सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें, जैसे मैंने आपको कहा था, ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे में उस जो पेज मिला है ऋग्वेदी पांडुलिपि का एक पन्ना, उसे महाराष्ट्र जो एक पूना स्थान है वहाँ पर जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी वहाँ पर संरक्षित कर लिया गया है। अब देखो जो संस्कृत है, अगर संस्कृत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत भाषा कहाँ की है? संस्कृत भाषा आपको ध्यान रखनी है भारोपीय परिवार की भाषा है, और भारोपीय परिवार की भाषा में केवल संस्कृत ना आके काफ़ी सारी भाषाएं और भी आती हैं। अब देखो जो भारोपीय परिवार है ये क्यों रखा गया नाम भारोपीय? भारोप्य आपको ध्यान रखना है सॉरी, इसमें जो है भारत और यूरोप इसका अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर भारोप्य परिवार इसका नाम रखा गया। केवल आपको ध्यान रखना है संस्कृत भारोप्य परिवार की भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो लड़ाइयाँ वगैरह भी होती थी उस टाइम पर, आपको पता होगा लड़ाइयाँ तो होनी है, जहाँ पर 4 लोग बैठे वहाँ पर लड़ाई होगी। कोई अपना मत कैसा रखेगा इस तरीके से, और भी रीज़न हो सकते लड़ाइयों की। कौन कौन से रीज़न थे उस टाइम पे? ज़मीन को लेकर लड़ाई होती थी। अब ज़मीन जो है उसको लेकर तो अभी भी होती है, उस टाइम पर भी होती थी। अच्छे चारगाह को लेकर, यानी कि जब पालतू जानवर अपने रखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो चारगाह यानी कि जहाँ पर वो जानवरों को अपने खाना जो घास वगैरह वो खिलाते थे वो चारगाह कहलाता है। तो उसको लेकर लड़ाई होती थी, ठीक है। जो फसल है, आपको पता है जो फसल और गेहूं जो है बहुत पहले उगाए गए थे, सबसे पहली फसल यही थी। तो जो फसल जहाँ पर बहुत जल्दी उगती थी उस क्षेत्र को लेकर लड़ाई होती थी, ठीक है। तो क्योंकि यही एक साधन था इनके पास। अब देखो पानी के स्रोत को लेकर लड़ाई होती थी। यहाँ पर तो घरों में पानी के स्रोत को लेकर लड़ाई हो जाएगी एक दिन पानी जो है ना आए तो, ठीक है। अब देखो लोगों को बंदी बनाने के लिए जो है वो लड़ाई की जाती है। जैसे शासक वगैरह है लोगों को बंदी बनाते थे, दास बनाते थे, उसको लेकर भी लड़ाई करते थे। तो ये लड़ाइयों के कुछ रीज़न थे। अब देखो वर्गीकरण जो काम के आधार पर किया गया था उस टाइम पर, जैसे कि जो यज्ञ अनुष्ठान करवाएंगे उसे ब्राह्मण कहा गया, जैसे पुरोहित कहते हैं, और दूसरा जो है राजा होते थे महत्वपूर्ण, इस तरीके से। अब देखो जनता जो है और पूरा जो समुदाय हुआ करता था उसके लिए 2 शब्दों का यूज़ किया जाता है, 2 वर्ड्स। कौन कौन से थे? एक तो जन शब्द था और दूसरा था विश्व। आपको ध्यान रखना विश्व से ही वैश्य बने, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो प्रार्थनाओं की जो रचना है, ऐसा नहीं है ऋग्वेद जो है उसकी प्रार्थनाओं की रचना केवल जो हमने ऊपर पढ़ी थी ऋषियों ने की, महिलाओं ने की, और उनके सूक्तों की रचना केवल जो सुनने सुनाने वाले पुरुष हैं उन्होंने की थी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद की रचना जो है मानी जाती है कि जो आर्य हैं उन्होंने की थी, आपको ध्यान रखना है। तो आर्यों ने भी जो है रचना की थी ऋग्वेद की, आपको ध्यान रखना है उनकी प्रार्थनाओं की, जो उसमें प्रार्थनाएं संकलित हैं, तो आर्यों ने की थी। अब जो आर्य हैं आपको ध्यान रखना है ये अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दासियों कहते थे। जो इनके यानी कि आर्य जो है जिनको अपना विरोधी मानते थे उनको क्या कहते थे? अपने दुश्मनों को, ठीक है, क्या कहते थे? दास या दासियों कहते थे। अब दास दासियों का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो उनके अधीन हो या फिर जो उनके लिए काम करते हैं वो वाले दास नहीं है यहाँ पर। इसका अर्थ कुछ और ही है। आर्यों ने जो दास या दासियों नाम उनको पुकारते थे उसको लेकर, जैसे हम किसी के लिए हम कुछ भी नाम नहीं निकाल देते। जैसे हम स्कूल में भी देखे तो टीचर्स के लिए भी कितने नाम निकाले होते बच्चों ने। तो हम किसी के लिए भी जो हमें अच्छे नहीं लगते उनके लिए हम कुछ भी नाम निकाल देते हैं और कुछ प्यार से भी निकालते हैं। अब देखो आर्यों ने जो है अपने विरोधियों के लिए जो है दास दासियों नाम निकाल रखा था, इस तरीके से याद रखो। अब दास दासियों का मतलब क्या होता है? आर्य जो जिन्होंने सोच के जो रखा उनका मानना था वे लोग जो यज्ञ ना करते उसे दास या दासियों कहा जाता है। वे लोग जो दूसरी भाषा बोलते हैं, यानी कि ये जो भाषा बोलते थे आर्य उनसे बिल्कुल उल्टी भाषा बोलते हैं, यानी कि आर्यों की भाषा से मैच ना हो वो भाषा बोलते हैं, तो उसे दास या दासियों कहा जाता है। ऐसा आर्यों का मानना था, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। महापाषाण कब्रें, महापाषाण युग तो देख लिया, अब ये कब्रें क्या है? महापाषाण कब्रें फटाफट से समझ लेते हैं। देखो महापाषाण, पाषाण का मतलब तो पत्थर होते हैं और कब्रें आ गई यहाँ पर, यानी बड़ी पत्थरों वाली कब्रें, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम अर्थ। तो महापाषाण कब्रें क्या होती थी? जमीन के ऊपर या फिर नीचे दोनों तरफ जो है महापाषाण कब्रें जो है बनाई जाती थी। तो ये क्या है? जैसे ज़मीन के नीचे जो है महापाषाण कब्रें बनाई, अब यानी कि कब्र बना के दफना दिया किसी इंसान को नहीं दफनाएंगे, मृतक को दफना दिया, तो
मृतक को दफनाने के बाद ये क्या करते थे, जैसे कि मानो ये जो है इस कब्र में मृतक को दफनाया, तो अब कैसे पता चले कि इस कब्र में मृतक को दफनाया गया, तो इसके ऊपर जो ऊपर वाली जो सतह मिट्टी की होती थी हमारी ज़मीन, उस पर इस तरीके से गोलाकार पत्थर वगैरह करके इस तरीके से पत्थर रख देते थे वो, ठीक है, जिससे ये पता चल जाता था यहाँ पर एक कब्र है, ठीक है। और ये जो है 3000 साल पहले शुरू हुई थी महापाषाण कब्रें। अब देखो इसमें क्या है, जमीन के नीचे जो कब्रें होती थी उनके प्रमाण कैसे मिलते, मैंने बताया गोलाकार सजाए हुए पत्थर, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया आपको, और अकेला एक खड़ा पत्थर भी बना देते हैं। अभी आपने देखा होगा ना कि जो कब्रें होती हैं वहाँ पर जाके फूल वगैरह चढ़ाते हैं इस तरीके से, तो जैसे हमने टेलीविज़न वगैरह में देखा है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से होती थी। कब्रों में क्या समानता होती थी, अब कब्रों में जो है आपको ध्यान रखना है क्या समानता थी का, जो जैसे जो भी यूज़ की जो भी चीज़ होती थी वो जो है कब्रों में दफनाई जाती थी, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ जो यहाँ पर जो बर्तन वगैरह है वो भी दफनाए जाते थे। तो यहाँ पर बेसिकली एक जो विशेष प्रकार का बर्तन है वो दफनाया जाता था। कौन सा था वो, महापाषाण कब्रों में काले लाल मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसे जो ब्लैक एंड रेड वेयर जो है कहा जाता था। और ये जो है एक खास प्रकार के बर्तन होते थे जो मृतकों के साथ दफनाए जाते थे। अब देखो लोहे के औजार दफनाए जाते थे, हथियार दफनाए जाते थे, घोड़े के कंकाल दफनाए जाते थे, ठीक है, और कुछ सामान और कुछ पत्थर सोने जो हैं सोने के गहने वगैरह दफनाए जाते थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो जो ताबूत शवाधान या शिष्ट है वो क्या होता है, ताबूत शवाधान या शिष्ट जो है किसको कहा जाता था, ये जो कब्रें होती थी इनके ऊपर गोलाकार सजाए हुए पत्थर होते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पता चल जाए इसके नीचे क्या है, कब्र है, इन पत्थरों के नीचे तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर होते थे। तो इसमें जो एक उस कब्र में क्या है एक पोर्ट होल बनाया जाता था, जहाँ से क्या करते थे जो परिवार के और सदस्यों को भी इसी कब्र में दफना दिया जाए, यानी कि एक कब्र बना दी गई, उसके अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी मृतक हो उस परिवार का उसे उसके अंदर दफना दिया जाए। तो एक पोर्ट होल होता था जहाँ से जो है बड़ा सुराख जो है वो खोल दिया जाता था, और फिर उस कब्र में जो मृतक हुआ है उसे दफना कर फिर दोबारा से जो है उस कब्र को बंद कर दिया जाता था। इस तरीके से होता था। तो इस प्रक्रिया को ताबूत शवाधान या फिर शिष्ट कहा जाता था। अब देखो ब्रह्मगिरी के बारे में बताया गया। ब्रह्मगिरी क्या है, 33 सोने के जो मनके हैं वो दफनाए गए थे व्यक्ति के साथ ब्रह्मगिरी में, आपको ध्यान रखना है। मेहरगढ़ में आपको मैंने बताया था, मेहरगढ़ में क्या था, एक बकरी जो है दफनाई गई थी मृतक के साथ। ब्रह्मगिरी में 33 सोने के जो मनके हैं वो दफनाए गए थे, किसके साथ, एक मृतक के साथ। इसके हमें अवशेष मिले, साक्ष्य मिले। आगे चलते हैं। इनाम गांव से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट देखते हैं। इनाम गांव को लेकर आपके कथन आते ही आते हैं, तो देखो आप मतलब कि 100% तो नहीं कह सकती, किसी और को लेकर भी आ सकते हैं। इनाम गांव जो है आपका कब से लेकर कब तक रहा, ये जो है 3600 से लेकर 2700 तक, ठीक है, काल माना जाता है इनाम गांव। इनाम गांव में जो है आपके जो मृतक होता था उसे किस तरीके से लिटाया जाता था, ठीक है, इसे जो है सीधा लेटाया जाता था, गड्ढे में सीधा लेटाया जाता था, यानी कि जो भी कब्र है उसमें कैसे लिटाया जाएगा, सीधा लेटाया जाता था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सिर कहाँ पर होता था, इसको लेकर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर कहाँ पर होता, उत्तर की दिशा में सिर होता था। इसका मतलब कैसे याद रखोगे, सिंपल सी बात, देखो उत्तर की दिशा में सिर होगा तो पैर कहाँ पर है, दक्षिण की दिशा में। और हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है, जो दक्षिण की दिशा होती है वो कौन सी होती है, वो जो यमराज रहते हैं ना, कहाँ पर रहते हैं, दक्षिण की दिशा में रहते हैं। और आपने देखा होगा कुछ भी शुभ कार्य दक्षिण दिशा में नहीं किया जाता है, या फिर जब सोते हैं तो ये कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में पैर मत करके सो, वरना क्या है तुम जो है जल्दी खत्म हो जाओगे, मर जाओगे इस तरीके से, ठीक है, यमराज को प्रिय हो जाओगे। कि कुछ ऐसे मिथ्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो ये बस मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ, बस इसलिए बता रही हूँ कि आप याद कर सको। तो उत्तर की दिशा में सिर होता था इसका, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर जो बर्तन है वो शव के साथ दफनाए जाते थे, ये तो हर किसी में दफनाए जाते हैं, तो इनाम गांव में क्यों नहीं दफनाएंगे, दफनाए जाते थे, ठीक है। एक आदमी जो है उसकी कब्र मिली है, वो भी कहाँ पर मिली है, एक घर, बहुत बड़े घर में, 5 कमरों वाला घर था वो, ठीक है, उस टाइम पे 5 कमरों वाला घर था, उसके बीच में आंगन भी था। आपको ध्यान रखना है हड़प्पा काल में जो घर मिले हैं उसकी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ ये रही है कि वहाँ पर आंगन भी होते थे, ठीक है। तो 5 कमरों वाला घर था, बीच में आंगन था, उस आंगन में क्या था, उस आंगन में एक मिट्टी की संदूक मिली है। अब संदूक है तो आपने संदूक देखी होगी ना, संदूक क्या होती है, तो रखने के लिए 4 पैर तो होंगे उस संदूक के, ठीक है। मानो ये संदूक है तो इसके इस तरीके से 4 पैर तो होंगे रखने के लिए, एक पीछे के साइड चला गया,
ठीक है। टेबल भी रखते हो तो उसके लिए 4 पैर चाहिए ना। सिंदूक ऐसी होती है, इसे खोल के हम इसके अंदर कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूँ। तो सिंदूक जो है 4 पैरों वाली कैसी मिट्टी की थी, आपको ध्यान रखना है। उस सिंदूक में दफनाया गया था उस आदमी को, सिंपल सी बात। अब देखो, एक घर ऐसा मिला जहाँ पर अनाज के गोदाम भी थे, ठीक, और शव एक ऐसा मिला है जिसके पैर जो है मुड़े हुए थे। तो ये भी बात ध्यान रखना है, कहाँ पर ऐसा शव मिला जिसके पैर मुड़े हुए थे। इनाम गांव में मिला है। इनाम गांव में उत्तर की दिशा, उत्तर में जो है सिर रखा जाता था किसका, मृतक का, उत्तर की ओर, और गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि हमने जो है सॉरी, हमने जो है जो पालतू जानवर होते हैं, जंगली जानवर हैं, उनके बीच में तो भेद कर लिया, डिफरेंस देख लिया कि कैसे पता चले ये हड्डी पालतू की है या फिर ये हड्डी उसकी जंगली जानवर की है। अब ये कैसे पता चले, मानो हड्डियाँ मिली मृतक की, अब मृतक जो है वो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कपड़े भी नहीं मिलेंगे, कपड़े भी जो हैं कब्र में दफनाए गए हैं, तो वो कपड़े भी बहुत लंबे टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता है, आप एक कपड़ा डाल के देखो एक मिट्टी में, बहुत मतलब कुछ टाइम के बाद देखो तो वो कपड़ा जो मिट्टी के अंदर जाता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो ये फिर ये कैसे पता चले, ये जो कंकाल मिला है, ये जो कंकाल आपको पता है ना, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है हमारी हड्डियों का, तो वो जो कंकाल है वो महिला का है या पुरुष का है, बच्चे का है या बच्ची का है, कैसे पता चलेगा। तो इसको लेकर पूछा गया सीधे 2021 में क्वेश्चन। जितने मैं बता रही हूँ ना 2021 को एनालाइज करके ही बता रही हूँ, क्योंकि अब जो है उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। अब देखो, छोटे आकार के आधार पर हम जो है बच्चों के कंकाल को देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे पता चलेगा ये एक युवक का कंकाल है या फिर एक बच्चे का कंकाल है, तो सिंपल सी बात है, जो बच्चे हैं उनकी हाइट इतनी लंबी कहाँ होती है, तो बच्चे का कंकाल जो होता है छोटे आकार के लेकर हम डिसाइड कर सकते हैं। बट बच्चे और बच्ची का कंकाल में कोई फ़र्क नहीं बता सकते कि ये एक लड़की का कंकाल था, छोटी बच्ची का कंकाल था, या फिर छोटे बच्चे का कंकाल था, हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब महिला और पुरुष के कंकाल में हम भेद कर सकते हैं। और सीटेट में पता है कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या महिला और पुरुष के कंकाल में भेद करने के लिए मतलब ऑप्शन दे रखा था, उसमें दे रखा था कि जो गहने हैं वो महिलाओं के कंकाल में डाले गए हैं, दफनाए गए हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्यों, राजा महाराजा भी तो पहनते थे ना गहने, ठीक है, सोने के गहने जो जवाहरात वगैरह वो पहनते थे ना। तो हम ये नहीं बता सकते कि पुरुष और महिला जो है उसमें अंतर करके हम ये नहीं बता सकते कि जिसमें आभूषण मिले वो महिलाओं का ही कंकाल नहीं। इसके लिए एक चीज़ देखी गई है। आपको पता है, महिला जो है वो बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है, तो आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं उनका जो कुल्हा जो होता है, ठीक है, जो उनके बैक एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो कुल्हा या फिर उसे कटी प्रदेश भी कहा जाता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, किससे, पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम भेद कर सकते हैं। अब देखो, इसमें जो है चीन के बारे में भी एक चीज़ बताई गई लास्ट में। चीन जो है उसमें 3500 साल पहले, लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद जो है उसकी रचना हुई थी, ठीक है। साथ साथ याद करते चलेंगे, ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो 3500 साल पहले जो भविष्यवाणी करने वाली जो हड्डियां हैं वो मिली थी कहाँ पर, चीन में मिली थी। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर देखिए, जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है वो कौन कौन से, आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ये जो है उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ कहे जाते हैं। हमने ऋग्वेद जो है वैदिक काल का पढ़ लिया। इसके बाद उत्तर वैदिक ग्रंथ, आप उत्तर वैदिक काल आता है, उसमें जो ग्रंथ रचित हुए थे वो है हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 3 बज के वही ग्रंथ, और उसके साथ साथ कुछ अन्य भी जुड़े होंगे। इसमें जो है, इसमें इन ग्रंथों की सहायता से हमें क्या पता चलता है, उस समाज के बारे में पता चलता है। उस समाज में वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। वर्ण व्यवस्था, अगर आपने एसएसटी ली है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये मेरी जिम्मेदारी आपको बताना। वर्ण व्यवस्था क्या थी, ब्राह्मणों ने क्या किया था, जो अभी आप देखते हैं ना ये SC ST इस तरीके से जो देखते हैं, आप जर्नल देखते हैं, OBC देखते हैं, तो ये कुछ वर्ण व्यवस्था की कुछ एग्जाम्पल कह सकते हैं हम, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या है, ब्राह्मणों ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया था, या फिर और भी चीज़ों को देखते हुए ब्राह्मणों ने क्या किया था कि वर्णों में जो है पूरे समाज को बांट दिया था। 4 वर्णों में बांटा था पूरे समाज को, आपको ध्यान रखना है। एक तो खुद ब्राह्मण, ठीक है, और जो राजा है, राजा को क्या कहा जाता है, क्षत्रिय। क्षत्रिय कुल का व्यक्ति ही राजा बन सकता, ऐसा कहा गया था। पर सातवाहन शासक कुछ ऐसे हमें मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि क्षत्रिय कुल के राजा ही जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेंगे, कोई दूसरे कुल का राजा भी, जो कोई दूसरे कुल का भी व्यक्ति जो है राजा बन सकता था, ऐसा जो है देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है किस किस उसमें बांटा गया था, आपको ध्यान रखना है।
देखो जो पुरोहित है, पुरोहितों के द्वारा 4 वर्णों में जो है, पुरोहित यानी कि ब्राह्मण, उनके द्वारा 4 वर्णों में विभाजित किया गया था पूरे समाज को। पहला ब्राह्मण, दूसरा जो है ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, ठीक है, उस पायदान में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे। ब्राह्मणों ने बांटा तो ब्राह्मण खुद को तो ऊपर रखेंगे, इस तरीके से याद कर सकते हो। याद किया, यही रीज़न था। जब आप हिस्ट्री की बुक को रीड करेंगे तो यही रीज़न था। देखो देखो, पहला ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर शासक या फिर जिसे क्षत्रिय कहा गया, फिर तीसरे नंबर पर विश्व या फिर वैश्य। मैंने कहा था ना, विश्व जो शब्द है जो जनता के लिए प्रयोग किया जाता है, विश्व शब्द इसी से वैश्य निकला है। फिर सबसे लास्ट में शूद्र हुआ करते थे। तो ब्राह्मण जो है वो उन्होंने जो है काम के आधार पर जो है लोगों को बांटा था, ठीक, काम के आधार पर लोगों को बांटा था कि ये काम केवल ब्राह्मण कर सकते, ये काम केवल क्षत्रिय कर सकते, ये काम केवल विश्व कर सकते, और ये काम केवल शूद्र ही कर सकते हैं। इस तरीके से बांटा गया था। और ये जन्मजात, ब्राह्मणों ने कहा ये जन्मजात है, ये तुम्हारे जन्म पर निर्भर है कि तुम कौन से वर्ण में पैदा होते हो, ठीक है, ऐसा कहा गया। अब देखो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना, जो बेसिकली अभी भी मतलब सबके लिए नहीं। अब ब्राह्मण जो हैं वो जॉब भी पा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, किसी के अंडर भी काम कर रहे हैं अब, ठीक है, खुद का अपना बिजनेस भी खोल रहे हैं। अब तो बिल्कुल बदल गया। पर अभी पंडित जो होते हैं वो कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, जो ब्राह्मण पंडित होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, वो क्या करते हैं, वेदों का अध्ययन वगैरह करते हैं और जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करवाते हैं, ठीक है। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय जो होता है वो शासक ही होगा। शासक होने का मतलब क्या है, वो युद्ध करेगा, ठीक है, चाहे वो क्षेत्र पाने के लिए करे, चाहे वो अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए करे। तो युद्ध करने का काम किसका है, क्षत्रिय यानी कि शासक का, और लोगों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, ठीक है। विश्व या फिर वैश्य, वैश्य का काम क्या है, कृषक, पशुपालक और व्यापारी वगैरह जो छोटे मोटे जो काम थे वो जो है विश्व या वैश्य करते थे, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे डिसाइन वो नहीं कर रही हूँ कि ये वही करते छोटे मोटे काम, मतलब कि ये जो है हिस्ट्री से हमें पता चलता है जो कृषक, इनके मुकाबले में तो छोटे काम हो गए ना ये विश्व वैश्य वाले, पर ये फिर भी ऊपर थे। शूद्र जो है सबसे नीचे रखे गए थे, और ये जो है अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे। इसका मतलब ऊपर के जो 3 वर्ण हैं इनकी सेवा जो है शूद्रों का काम था, इसके अलावा कुछ काम नहीं था शूद्रों का, ऐसा माना जाता था जो पुरोहितों ने जो वर्ण व्यवस्था जो है डिवाइड की, ठीक है। अब चलिए फटाफट आगे चलते हैं। देखो इसमें जो हमारा ये जो उत्तर वैदिक काल जो था, इसमें जो भी ग्रंथ थे उन्हें जो है क्षत्रिय और वैश्य जो है वो जो है वही यज्ञ करवा सकते थे, ऐसा कहा गया इसमें। औरतों को शूद्रों के बराबर ही माना गया, यानी कि इतना कम माना गया औरतों को, इतना कम आका गया था उस टाइम पर, यानी कि औरतें कुछ इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, वो केवल सेवाएं करेंगी, सेवा करेंगी, ठीक है। औरतों को शूद्रों के समान माना गया था, और शूद्र जैसे यज्ञ नहीं करवा सकते थे, इस तरीके से औरतें वगैरह जो हैं वो भी पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकती थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। महिलाओं और शूद्रों को क्या है, वेद का अध्ययन करने का कोई भी अधिकार नहीं था, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। देखो जनपद, अब जनपद क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा था, स्टार्टिंग बताया था, जनपद क्या होते हैं, जब जन जो है उनके पद से आपको ध्यान रखने पैर होता है, और जन जो है जो ये जनता होती है उसी को जन कहते हैं ना। तो जो लोग, जन का मतलब लोग, तो लोगों ने आकर अपने पैर पसार लिए किसी स्थान पर, उसे जनपद कहा गया, ऐसा हिस्ट्री में साफ तौर पर लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लोगों के द्वारा जब एक स्थान पर आकर रहना स्टार्ट कर दिया गया तो उसको जो है जनपद कहा गया। अब जनपद जो है उसके जो राजा हुआ करते थे वो जो है ये महायज्ञ करवाते थे, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जनपद से क्वेश्चन आया था आपके सीटेट में कि जनपद के बारे में जो है कथन में पूछा गया, फिर आपसे कथन में एक और चीज़ पूछी गई कि जैसे दे दिया दिल्ली जो है उसमें कौन सा जनपद महत्वपूर्ण था, इस तरीके से। तो दिल्ली में जो आपका एनसीईआरटी में बताया गया पुराना किला एक जनपद था, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर एक जनपद था, और एटा में तनंजी खेड़ा एक जनपद था, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलिए। जनपद है तो लोग रहते होंगे, यानी कि बसना है ना, यहाँ पर तो लोग बसने के लिए बसे हैं किसी स्थान पर, तो बसे हैं तो वहाँ पर घर वगैरह भी होंगे, और घर वगैरह वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि उस चीज़ से बने हो, ईट और सीमेंट वगैरह से, नहीं, उस टाइम पे झोपड़ी में रहते थे वो। मवेशियों का पालते थे, मवेशियों को, अन्य जानवरों को भी पालते थे, यानी कि पालतू जानवर बनाते थे वो। फसलें कौन कौन सी थी जनपद में, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों, ठीक है। आप चलो, उस टाइम पर कुछ खास प्रकार के बर्तन यूज़ किए जाते थे। कौन से थे वो बर्तन, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, 2 प्रकार के यूज़ किए जाते थे, दूसर बर्तन और लाल रंग के बर्तन। दूसर बर्तन क्या होते हैं, दूसर वो होते हैं जिन पर कुछ चित्र वगैरह बनाया जाता था, चित्र दूसर पात्र भी कहा जाता था, यानी कि बर्तन पर चित्रकारी की जाती थी।
और चित्रकारी किस टाइप की होती थी? सरल रेखा होती थी, यानी कि एक सरल रेखा इस तरीके से, या फिर जातमीय जो आकृतियां हैं वो बनाई जाती थी। अब महाजनपद, जैसे मैंने कहा जो जनपदों में महत्वपूर्ण बन गए, इंपॉर्टेंट बन गए, वो महाजनपद बन गए। जैसे अब मैं अच्छा सा एग्जांपल, जैसे देखो गांव है, गांव में से कोई एक ऐसा गांव है, उसमें से कोई एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है जो धीरे धीरे बहुत विकसित होता चला जाता है। वहाँ पे हॉस्पिटल खुल गए हैं, ठीक है, तो और भी चीज़ें हो गई, तो धीरे धीरे वो क्या एक शहर बनता चला जाता है, और फिर धीरे धीरे वो शहर बन ही जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वो, ठीक है। तो महाजनपद भी क्या है, जो जनपदों में महत्वपूर्ण बन गए वो महाजनपद हो गए। तो जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हुए उसको महाजनपद कहा गया। 2500 साल पहले महाजनपद जो है उसकी शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक राजधानी होती थी बहुतों की, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जैसे दिल्ली पूरे भारत की एक ही राजधानी है, ऐसा नहीं। उस टाइम पर क्या होता था कि एक राजा की जो है, कई राजाओं की एक राजधानी होती थी, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि हस्तिनापुर नहीं, जैसे कि कोई महाजनपद है, मानो कोई भी XYZ महाजनपद है आपका, ठीक है, एक्स मान लो, तो ये जो जनपद है महाजनपद, ये जो है कईयों की राजधानी बन सकता था, ठीक है, इस तरीके से था। अब देखो, जो राजधानी है उसे किलेबंद किया जाता था। किलेबंद मतलब कि चारों तरफ से कुछ दीवार वगैरह कर दी जाती थी, जो भी क्षेत्र है उसके चारों तरफ दीवार कर दी जाती थी। तो वो किस लिए की जाती थी? सुरक्षा के लिए, यानी कोई आक्रमण ना कर सके उसके लिए। समृद्धि प्रदर्शन के लिए, यानी कि राज्य के पास बहुत धन है ये दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, वही बात हो गई, शक्ति दिखाने के लिए। अब देखो, कौशंबी किले की जो दीवार है उसके बारे में बताया गया NCERT बुक में कि वो जो है उत्तर प्रदेश में मिली है, हमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिली है, जिसमें जो है ईंटों की जो दीवार है उसके अवशेष हमें मिले। कौशंबी किले की दीवार जो है ईंटों से बनी हुई थी, ठीक है। सिपाहियों को महाजनपद में नियमित वेतन देना स्टार्ट कर दिया गया था, रेगुलर जो है सैलरी देनी स्टार्ट कर दी गई थी। और वो सैलरी किस रूप में दी जाती थी? आहत सिक्के जो हैं उनके रूप में दी जाती थी। अब आहत सिक्के क्या होते हैं? कठोर सतह पर जो है आहत सिक्के जो हैं वो बनाए जाते थे। जो कठोर सतह है उसे जो है, जो उसे एक कूट कर, या फिर क्या कह सकते हैं, उसे अच्छे से उस पर ठोक ठाक के उसे जो है उसे आकार दिया जाता था गोल, और फिर वो जो है आहत सिक्के के तौर पर होते थे, ठीक है। इसके बारे में अभी हम देखेंगे। अब देखो, नियमित कर वसूलना महाजनपद में है। महाजनपद में जैसे अब सैलरी देने स्टार्ट की, अब सैलरी अपने पास से तो शासक नहीं देगा, उसके लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम अपनी ही देख सकते हैं, गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है, ठीक है, उसी तरीके से उस टाइम पर भी कर लगाया जाता, टैक्स लगाया जाता था। और गवर्नमेंट उस टाइम पर उस टैक्स से बहुत सारे काम करती है, उस तरीके से उस टाइम पर भी किया जाता था, जो महाजनपद के शासक हुआ करते थे। अब देखो, ये जो है इन्होंने नियमित कर वसूलना स्टार्ट कर दिया। अब नियमित सैलरी देंगे तो नियमित कर भी तो वसूलेंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो फसल पर कर लगाया गया था। तो फसल पर कर जो है किस आधार पर लगाया गया था? उपज का 1/6 हिस्सा जो है वो देना पड़ता था कृषक को, ठीक है, किसान को। कारीगर पर भी कर लगा था, तो कारीगर को अपना श्रम प्रदान करना पड़ता था राजा को, ठीक है। पशुपालक यानी कि जो जानवरों को पालते हैं, तो जानवर या फिर जो जानवरों से बने हुए जो उत्पाद है, जैसे कि मक्खन हो गया, घी हो गया, ठीक है, तेल हो गया, इस तरीके से वो देना पड़ता था, ठीक है, कर के रूप में कुछ प्रतिशत। अब देखो, व्यापारी जो है, व्यापारी क्या करेंगे? सामान खरीदने और बेचने पर उनके कर लगता था, जैसे अभी भी लगता है, कुछ भी सामान हमारे देश में आएगा, बाहर जाएगा, उस पर कर लगेगा, इस तरीके से उस टाइम में भी लगता था। आखेटक, यानी आखेटक किसे कहा जाता है? जो शिकार करते हैं। आखेटक शिकार करने वाले को, संग्रहक एक ही होते हैं, शिकार करेंगे फिर उसे जो है क्या बोलते हैं उसे, संग्रह करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, एकत्रित करके रखेंगे। तो वो क्या करते हैं? वो जंगलों में शिकार वगैरह करते हैं, तो जंगलों से जो भी वस्तु उन्हें प्राप्त होती है वो कुछ देनी पड़ती थी राजा को, ठीक है, कर के रूप में, ठीक। अब देखो, कृषि में 2 बड़े बदलाव आए इसी काल में। कौन कौन से? उत्तर वैदिक काल में 2 बड़े बदलाव आए थे। कौन कौन से? हाल के फाल जो है अब उसके स्थान पर लोहे का फाल स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया गया खेती में। इसके साथ साथ धान के पौधे का रोपण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, मगध जो है शक्तिशाली क्यों बना? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मगध जो है इतना शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया? आपको ध्यान रखना है, मगध अभी वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार में है, ये बात ध्यान रखनी है। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर जो है गंगा और सोन जैसी जो नदियाँ हैं वो मगध में है, ठीक है। तो गंगा और सोन जैसी नदियाँ हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यातायात अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यातायात जल में करते थे ना, जहाज में, ठीक है, तो यातायात कर सकते हैं आसानी से, जल वितरण आसानी से, पानी मिल सकता है ना, और ज़मीन उपजाऊ होगी। ज़मीन उपजाऊ होगी तो फसलें अच्छी होंगी, ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये एक रीज़न था
गंगा और सोन जैसी जो नदी है वो मगध में थी, इस वजह से वो जो है विकसित होता चला गया। अब देखो, एक हिस्सा जंगल से घिरा हुआ था मगध का एक हिस्सा, तो इसका मतलब क्या है, जंगल है तो जंगल से उन्हें हाथी मिलते थे, और हाथी जो है उसे ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता था, किसके लिए, युद्ध के लिए, ठीक है। तो हाथी को सेना जो है प्रशिक्षित करती थी, तैयार करती थी, लकड़ी प्राप्त होती थी, ठीक है। 2 रीज़न हो गए इसके, ठीक है। एक हिस्सा जंगल था। लोहा ऐसक खदानें जो है मगध में थी, तो जिससे जो है मजबूत औजार बन सकते थे, हथियार बन सकते थे, ठीक है। 2 शक्तिशाली शासक रहे हैं मगध के, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। महापद्मानंद भी एक शासक रहा है बहुत महत्वपूर्ण, जिसने उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उसे जो है उस पर शासन जो है अपना फैला लिया था। उत्तर पश्चिम का मतलब ये नॉर्थ होता है, ये हमारे यहाँ पर पश्चिम ये वाला हो गया, ठीक है, पश्चिम। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे भी शासन अपना यहाँ तक फैला लिया था। मगध की राजधानी देखिए, मगध की राजधानी 2 बनी थी, आपको ध्यान रखना। स्टार्टिंग में मगध की राजधानी कौन सी थी, राजगृह स्टार्टिंग में मगध की राजधानी थी, जिसे राजगिर भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर है, अभी वर्तमान में बिहार है ये, ठीक है, ये क्षेत्र। अब देखो, बाद में जो है राजगृह या फिर राजगिर से चेंज करके उसे क्या कर दिया गया, पाटलिपुत्र कर दिया गया। पाटलिपुत्र अभी वर्तमान में पटना में है, ध्यान रखना आपको। वजी जो राज्य है वो कहाँ पर था, मगध के पास में ही था, आपको ध्यान रखना, मगध का निकट ही था वजी राज्य। और वजी की जो राजधानी कौन सी, दिव्यशाली थी वजी की राजधानी, जो अभी वर्तमान में बिहार है। जैसे हमने देखा राजगिर या फिर राजगृह कहाँ पर, बिहार में है, तो अब हमने बात की वजी राज्य जो है वो कहाँ पर, मगध के पास में है, तो बिहार में ही जो है इसकी राजधानी, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब देखो, अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी यहाँ पर, क्या थी भैया अलग किस्म की, कुछ अलगपन क्या था इसमें गण और संघ द्वारा जो है शासन किया जाता था। अब आपने सुना होगा बुद्ध और जो जैन रहे हैं, बुद्ध और जैन वो किससे संबंधित, गण और संघ से संबंधित थे। अब एक गण और संघ होता क्या है, देखो, गण जो है कई सदस्यों का समूह जो है जब शासन करता है उसे गण कहा जाता है, और संघ क्या होता है भाई, संघ होता है जब संगठन या फिर सभा वगैरह जो है उसको संघ कहा जाता है। अब देखो, ये दोनों के दोनों जो है शासन करते थे, तो इसमें कई शासक होते थे। अब समूह में शासन करेंगे, ग्रुप में शासन करेंगे, तो कोई एक मालिक बन के थोड़ी ना बैठेगा। ग्रुप का मतलब यही है कि कई जने वहाँ पर क्या होंगे, शासक होंगे, तो कई शासक हुआ करते थे। समूह में शासन होता था तो हर कोई राजा होता था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सभाएं भी होती थी, ठीक है, तो सभाओं में स्त्रियों को, दास को, कुम्हार को हिस्सा लेने की कोई भी अनुमति नहीं थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, महावीर जो हैं यानी कि विद्यमान महावीर यानी जैन धर्म के संस्था जो रहे हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं महावीर और बुद्ध, ठीक है, दोनों कहाँ से संबंधित थे, ये गण और संघ से संबंधित थे। अब एक बात और ध्यान रखने, गण और संघ इतने महत्वपूर्ण हो गए थे, फिर उनको खत्म किसने किया, उनको समाप्त किया गुप्त शासक ने, ठीक है, गुप्त शासक ने इन पर विजय प्राप्त कर ली। अब चलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 6 पे पहुंचते हैं। चैप्टर 6 देखो, यहाँ पर हमें जो है बुद्ध के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया, जैन के बारे में बताया गया। तो बौद्ध धर्म जो है आपको ध्यान रखना है, इसके संस्थापक कौन रहे हैं, सिद्धार्थ रहे हैं, यानी कि हमारे जो ये गौतम बुद्ध रहे हैं, बचपन का नाम है इनका सिद्धार्थ, आपको ध्यान रखना है, इसको गौतम कहा जाता है, और बाद में इनको बुद्ध की उपाधि मिली थी। कब मिली थी वो भी हम बताएंगे इसी उसमें क्लास में। अब देखो, क्षत्रिय और शाक्य छोटे गण के थे ये, ठीक है, क्षत्रिय शाक्य थे, ठीक है, और छोटे गण के थे, मैंने कहा था ना गण और संघ से रिलेटेड थे। बोध गया में इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। बोध गया कहाँ पर है, बिहार में है, ये भी बात ध्यान रखनी है। और कौन सा एक साइन जो है जिससे जो है ये बताया जाता है कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने जो है तपस्या की थी, और पीपल का पेड़ जो है वो एक सिम्टम कह सकते हैं, साइन बता सकते हैं बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति की थी इन्होंने बुद्ध के रूप में, यहीं से इनको जाना गया, यानी कि उपाधि कहाँ पर मिली उन्हें, बोध गया में जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो बुद्ध की उपाधि मिल गई थी इन्हें, ठीक है। अब देखो सारनाथ में क्या मिला किया था इन्होंने, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे बिहार जो बोध गया है उसमें तो ज्ञान की प्राप्ति की, तो सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। कुशीनगर में इन्होंने क्या है, निवारण प्राप्त किया था। निवारण का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, इस तरीके से, तो निवारण प्राप्त किया था, यानी कि मृत्यु से पहले का शेष जीवन जो है इन्होंने कहाँ पर अपना गुजारा, कुशीनगर में गुजारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना। शिक्षा जो है इन्होंने किस में दी, प्राकृत भाषा में दी, और इनकी शिक्षा लिखी नहीं गई थी, बाद में इनके जो मृत्यु के बाद इनके जो और भी ज़्यादा वो रहे हैं, जो इनके मतलब कि क्या भिक्खु भिक्खुनी वगैरह रहे हैं, भिक्खु भिक्खुनी वो हुआ करते थे जो बौद्ध धर्म में जो है अपना सब कुछ त्याग कर आ जाते थे तपस्या वगैरह करने के लिए। तो वो जो भिक्खु
भिखनु रहे हैं उन्होंने ही जो है बाद में इनकी शिक्षाओं को संकलित किया है, इकट्ठा किया है, लिखा है, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो इनकी जो शिक्षा है ये हमेशा प्राकृत भाषा में देते थे। और प्राकृत भाषा कैसी हुआ करती थी? सामान्य, यानी कि आम लोगों की भाषा ही प्राकृत भाषा हुआ करती थी, और संस्कृत विद्वानों की भाषा हुआ करती थी, ये बात भी ध्यान रखनी है। प्राकृत भाषा में इन्होंने दिए, ठीक है, अपनी शिक्षा। अशोक जो है उसने जो अभिलेख लिखवाए थे ना, वो भी उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखवाए थे। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, आम लोगों की भाषा में ही जो भी चीज़ बतानी होती थी वो आम लोगों की भाषा में ही बताते थे। अब देखो उपनिषद। उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथ का एक हिस्सा है उपनिषद। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सीटेट 2021 में दिसंबर में हुआ था जो ऑनलाइन। तो इसमें किस तरीके से पूछा गया? उपनिषद जो है गुरु के समीप बैठना जो है इसमें था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका मतलब ही क्या होता है? उप का मतलब समीप, ठीक है, उपनिषद इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर हम क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसे उपनिषद कहा जाता है। अब जो उपनिषद जो है ये है, जो उत्तरवैदिक ग्रंथ में जो उपनिषद को शामिल किया गया है उसमें क्या है, ये जो उपनिषद एक ग्रंथ, आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है विद्यार्थी और जो अध्यापक है उसके बीच में जो बातचीत होती थी उसको जो है संकलित किया गया है इसमें। उपनिषद का मतलब है यही है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा का ज्ञान लेना। तो गुरु और जो विद्यार्थी है उसके बीच में जो बातचीत होती थी उसे जो है डाला गया है। इसके साथ साथ सामान्य वार्तालाप हुआ करता था, सामान्य भाषा में सामान्य वार्तालाप हुआ करता था। व्याकरणविद पाणिनि है, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने रचना की थी संस्कृत का व्याकरण, आपको ध्यान रखना है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण रचना की थी। अब इन्होंने स्वर और व्यंजन जो है संस्कृत में उसे एक विशेष क्रम में रखा, ठीक है, जिसे शूद्र कहा गया, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और शूद्र जो है बीज गणित यानी कि जो मैथ है उसी के तरीके से होता था। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म जो है 2500 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। 2500 वर्ष पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी? महाजनपद भी जो महत्वपूर्ण हो गए थे, आपको ध्यान रखना है। अब देखो 24वें तीर्थ कर रहे हैं और अंतिम तीर्थ कर रहे हैं जैन धर्म के वर्धमान महावीर, आपको ध्यान रखना है। और ये किससे संबंधित थे? वज्जी संघ से संबंधित थे। अभी हमने देखा था मगध के समीप कौन सा था? वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और ये वही वज्जी है, आपको ध्यान रखना है। तो वज्जी संघ से रिलेटेड थे वर्धमान महावीर। लिच्छवी कुल से रिलेटेड थे वर्धमान महावीर, ठीक है, और क्षत्रिय राजकुमार थे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। 30 साल की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, जब यहाँ पर शादियाँ अब 30 वर्ष की आयु में हो रही है, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया था, ठीक है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था, गृह त्याग कर दिया था इन्होंने। और इसके 12 साल बाद इनको क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 साल बाद, यानी कि 30 में 12 जोड़ो यानी कि 40 और 42, तो 42 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए इनकी शिक्षा भाई, शिक्षा देने का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शिक्षा पाएँ, ठीक है। अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप जो है जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऐसा तो नहीं है, आप मानो आपकी क्लास में बच्चे इंग्लिश बोलना नहीं जानते, बट आप जो है केवल इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चों को कुछ समझ में तो आने वाला नहीं, तो वेस्ट हुआ ना। शिक्षा देने का मतलब है सरल भाषा में बच्चों को समझाना, उनकी आम बोलचाल की भाषा में बच्चों को समझाना। ऐसे ही हमारा एनसीएफ कहता है उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें भी आप उसको भी यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है, मातृभाषा को भी यूज़ करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से उस टाइम पर भी था, शिक्षा दी जाती थी। तो इसका मतलब क्या है? जो प्राकृत भाषा, जो आम बोलचाल की भाषा, उसका यूज़ किया जाता था। बुद्ध ने भी यही यूज़ किया था, अशोक ने भी यही यूज़ किया था, और यहाँ पर इसने भी यही यूज़ किया। अब देखो मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे क्या कहा जाता है? मागधी कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखना है। पुरुष जो जैन धर्म है उसमें एक अलग सी चीज़ थी, क्या थी? कि जो पुरुष है उन्हें सब कुछ त्याग करना, मतलब सब कुछ, अपने कपड़े भी त्याग करने, अपने वस्त्र भी त्याग करने थे, ठीक है। और शिक्षाएं जो है मौखिक रूप में दी जाती थी, ना तो बौद्ध धर्म में लिखित थी ना ही जैन धर्म में लिखित थी, मौखिक रूप से ही दी जाती थी। लिखना तो 1500 साल पहले शुरू किया था, आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म की शिक्षाओं को। और ये जो है पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है जैन धर्म की शिक्षाएं। अब देखो महावीर और जो बुद्ध रहे हैं, यानी कि जैन धर्म के जो महावीर है और बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के जो रहे हैं गौतम बुद्ध, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी? इन दोनों की शिक्षाओं में क्या चीज़ कॉमन थी? इनका मानना था अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें गृह त्याग करना ही पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये संघ का निर्माण करना महत्वपूर्ण मानते थे। अब देखो विनय पिटक किससे संबंधित? आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें भिक्षु जो थे या भिक्खु भिक्षुणी जो थे उनके लिए नियम लिखे गए थे कि उन्हें जो है
क्या होता था कि कुछ नियम, जैसे कि अगर मानो आप जो है बोर्डिंग स्कूल में अगर आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर नियम होते। इसी तरीके से बौद्ध धर्म को अगर कोई फॉलो करता और उसमें रहने के लिए जाए, अपना घर का त्याग करके जाए, तो उसके बाद भी कुछ नियम होते थे। इतने बजे उठना है, खाना जो है किस तरीके से एकत्रित करके लेकर आना है। जब खाना बुद्ध के जो भिक्खु भिक्खुनी हुआ करते थे वो लेकर आते थे, तो वो जो है अपना एक जैसे हाथ में हाथ जो है दोनों हाथों को जोड़कर इस तरीके दोनों हाथों को फैलाकर जब वो खाना मांगते थे, तो जितना उनके हाथ में आता था केवल उतना ही लेते थे। अगर उसे एक्स्ट्रा कोई दे देता था तो वो नहीं लेते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से जैन धर्म में भी था। अब ध्यान रखना है आपको एक और बात, जो संघ है, संघ में पुरुष और जो स्त्रियां हैं उनके लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। भिक्खु भिक्खुनी जो हैं वो प्राकृत शब्द है, आपको ध्यान रखना है, प्राकृत भाषा का शब्द है। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखो, ये जब शिक्षाएं देते थे तो ये जो है पहाड़ियाँ वगैरह जो हैं वहाँ पर जाते थे, तो वहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्राकृतिक रूप से रहते भी थे। जो गुफाएं वगैरह उनमें प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं बनी होती थी उनमें विश्राम भी करते होंगे। ठीक है, रहते भी होंगे। मनो तूफान वगैरह आ गया तो उसमें भी रहते होंगे। तो इस तरीके से एक गुफा मिली है कार्ले में, कार्ले महाराष्ट्र में है। तो एक गुफा मिली है जो पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। अब देखो, जैन और जो बुद्ध भिक्खु हैं, जब वो शिक्षा देने जाते थे, ठीक है, तो वो घूम घूम कर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर उपदेश देते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वो जाते थे तो कुछ कठिन यात्रा भी होती होंगी, मानो तूफान वगैरह आ गया, बहुत जोर की आंधी वगैरह आ गई, तो उन्हें अपनी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए वो अस्थायी तौर पर या प्राकृतिक निवास का सहारा लेते। अस्थायी का मतलब है कि फिक्स नहीं होते थे, वो वहाँ पर रहना स्टार्ट नहीं करते थे हमेशा के लिए, नहीं। कुछ टाइम के लिए, जब तक वो तूफान ठहर रहा है या फिर जो भी कठिनाई है वो ख़त्म नहीं हो रही है, विश्राम करने के लिए रुके हैं, कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए कुछ ही टाइम के लिए रहते थे वहाँ पर। और साथ ही साथ जो प्राकृतिक जो निवास है, यानी कि जो नेचुरल तौर पर गुफाएं बनी हुई हैं उनमें ये निवास करते थे। ऐसा नहीं है वो खुद अपनी तरफ से बनाते थे, नहीं। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था, पर बाद में क्या किया गया, बाद में जो विहार है वो बनाने स्टार्ट कर दिए गए। विहार का मतलब होता है शरण स्थल, जहाँ पर ये विहार परमानेंट जो है बनाए गए, यानी कि जो भी ईंटों वगैरह से या फिर जिस भी तरीके से बनाए गए, जिसमें ये जो भिक्खु या भिक्खुनी जो आते थे उपदेश देने के लिए, वो जो है विश्राम वगैरह करें, उसके लिए ये बनाने स्टार्ट कर दिए गए। पहले तो प्राकृतिक निवास का ही सहारा लेते थे। तो ये शरण स्थल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आरंभिक तौर पर जो विहार जो बनाए गए वो लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में जो है ईंटों का प्रयोग करके बनाने स्टार्ट कर दिए गए। ठीक है, और पश्चिम भारत में जो है ये विशेषकर देखने को मिले, जो पश्चिम का इस साइड का जो एरिया होता है, इसमें विशेषकर जो है पहाड़ियों को खोद कर जो है ये बनाए गए थे। दान में मिली भूमि पर भी जो है विहार बनाए जाते थे। आश्रम व्यवस्था देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आश्रम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीवन का एक चरण। ठीक है, तो इसमें 4 चरण बांटे गए थे जिसमें पूरा जीवन समाप्त हो जाता था। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। अब जो जैसे बुद्ध और जो जैन है उनका मानना क्या था, सब कुछ त्याग दो, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दो। पर ब्राह्मणों ने जो ये आश्रम व्यवस्था चलाई, इसमें इनका मानना था कि तुम्हें जो है अपना जो घर बार है वो भी तो थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा ना। ठीक है, शादी वगैरह भी करनी पड़ेगी, घर का सुख भी लेना पड़ेगा। तो इन्होंने ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 भागों में पूरे जीवन को बांट दिया। ब्रह्मचर्या में क्या होता था, ब्राह्मण जो है या क्षत्रिय और वैश्य 3 जो हैं इनकी उपेक्षा की ही वे सादा जीवन, ये 3 से यह उपेक्षा की जाती थी। ये माना जाता था 3 के 3 जो वर्ण है वो क्या करेंगे, सादा जीवन जिएंगे अपना और वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, गृहस्थ जो हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती थी। अगृहस्थ जो हमारा इसमें आश्रम व्यवस्था में अगला स्टेप गृहस्थ का आता है कि ये विवाह करेंगे। ठीक है, गृहस्थ जीवन बिताएंगे। इसके बाद वानप्रस्थ का एक समय आता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें वान यानी कि जंगल में जाकर रहना पड़ता था उन्हें सादा जीवन, और फिर सन्यासी यानी सन्यासी बन जाते थे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और 7th चैप्टर में आ जाते हैं। अब देखो 7th चैप्टर में आपको अशोक के बारे में बताया गया है, तो फटाफट देखते हैं। देखो अशोक जो है उसमें उसके साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और इसके साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि इसके पिता ने नहीं, इसी पिता के पिता ने, दादा ने की थी चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम था, आपको ध्यान रखना है। और इन चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता किसने की थी, चाणक्य या फिर कौटिल्य जो है उसने की थी, आपको ध्यान रखनी है बात। 2300 साल पहले जो है साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2300 साल पहले। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसने इनकी सहायता की थी, कौटिल्य फिर चाणक्य ने की थी, आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति है, 2 नाम हो सकते हैं ना एक व्यक्ति के।
इन्होंने अर्थशास्त्र जो है वो रचना की थी, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अर्थशास्त्र नाम तो इकोनॉमिक्स है इसका, ठीक है, अर्थशास्त्र, पर यहाँ पर जो है राजनीति के बारे में इसमें बताया गया था, जो मौर्य साम्राज्य में यूज़ की जाती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो चंद्रगुप्त जो हैं उसके जो बेटे थे वो बिंदुसार थे, और बिंदुसार का जो बेटा था वो था अशोक, यानी कि अशोक के दादा चंद्रगुप्त हैं और चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उसके पिता बिंदुसार हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, आपको ध्यान रखना है, आधुनिक पटना जैसे कहा जाता है। और जो मौर्य साम्राज्य था उसमें महत्वपूर्ण नगर दो रहे हैं, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला और उज्जैन, तक्षशिला जो है क्यों महत्वपूर्ण था, तक्षशिला और उज्जैन, तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया को जोड़ने वाला रास्ता जो है तक्षशिला से होकर गुजरता था। और उज्जैन जो है क्यों महत्वपूर्ण था, उत्तरी भारत यानी कि हमारे ऊपर का ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, इसको जोड़ने वाला जो रास्ता है वो उज्जैन से होकर गुजरता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो बड़े क्षेत्र, किसान जो पशुपालक जो हैं वो बस गए बड़े क्षेत्रों पर जाकर इस काल में। मध्य भारत जो है वो ज़्यादातर हिस्सा जो है जंगल से भर गया था इस काल में, ठीक है, मध्य भारत का ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भर गया था इस काल में। फल फूल का संग्रह करते थे, अब भाई जंगल ज़्यादा है तो फल फूल भी इकट्ठा करेंगे। शिकार करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए लोग। अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते थे, अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और अलग अलग प्रकार की पोशाक पहनते थे। राज्य और साम्राज्य में क्या भिन्नता है, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कथन वाइज जो क्वेश्चन है काफ़ी पूछे जा रहे हैं सीटेट में। तो देखो राज्य और साम्राज्य कैसे भिन्न, साम्राज्य राज्यों से बड़े व रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती है। तो साम्राज्य जो हैं वो जो हैं राज्य होते हैं उनसे काफ़ी बड़े होते थे, आपको ध्यान रखना है। अब साम्राज्य ज़्यादा बड़े हैं राज्यों से, राज्य छोटे हैं किससे, साम्राज्य से, और साम्राज्य राज्यों से ज़्यादा बड़े हैं, बात तो एक ही है ना। तो साम्राज्य जब राज्यों से ज़्यादा बड़े हैं तो इसका मतलब क्या, बड़ी सेना भी जरूरत पड़ेगी साम्राज्य को। और साम्राज्य का जो शासक होता था उसे क्या है, सम्राट कहा जाता था, और राज्य का शासक को राजा कहा जाता था। तो ये जो है सम्राट को राजा की तुलना में, जब वही उसके पास क्षेत्र बड़ा है तो उसकी तुलना में उसे ज़्यादा संसाधन की भी जरूरत पड़ती थी। इसके साथ साथ जब बड़ी सेना की जरूरत पड़ रही है तो कर भी तो बड़ा लगाएगा ना वो, तो बड़ी संख्या में कर भी इकट्ठा किया जाता था, किनके द्वारा, साम्राज्यों के द्वारा ज़्यादा कर इकट्ठा किया जाता था अधिकारियों की जरूरत के लिए, ठीक है। अब देखो साम्राज्य का प्रशासन जो मौर्य साम्राज्य में चला है वो किस तरीके से, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था उस टाइम पर, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम पर। पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर राजा डायरेक्ट नियंत्रण करता था। पाटलिपुत्र राजधानी थी तो उस पर डायरेक्ट नियंत्रण किसका था, राजा का। मौर्य साम्राज्य इतना ज़्यादा बड़ा था कि उस पर जो है राजा हर क्षेत्र पर अपनी निगरानी नहीं रख सकता था, तो इसलिए पाटलिपुत्र केवल राजधानी जो थी और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उस पर राजा नियंत्रण करता था, ठीक है, कंट्रोल करता था, डायरेक्ट शासन करता था। किसान, पशुपालक, शिल्पकार, जो शिल्पकारी और जो व्यापारी हैं उनसे कर इकट्ठा किया जाता था। क्यों, अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अब देखो राजा का अनुदेश जब कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसे तो सजा मिलेगी, तो ऐसा मौर्य साम्राज्य में भी होता था। कई अधिकारियों का जो वेतन है वो प्राप्त होता था, ठीक है, कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था उनके काम के लिए। संदेश वाहक होते थे। अब संदेश वाहक जो है इसका नाम संदेश वाहक है। संदेश वाहक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि संदेश देने वाला, नहीं, यहाँ पर जो संदेश वाहक जो रहे थे वो कौन होते थे, जो राजा के जो अधिकारी है उन पर निगरानी रखने के लिए कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन पर निगरानी करने के लिए संदेश वाहक हुआ करते थे। अब देखो जो छोटे जो प्रांत है, जो क्षेत्र हैं, उन पर जो किस तरीके से शासन होता था, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्ट शासन केवल और केवल जो राजधानी है उसके आसपास का क्षेत्र है, यानी पाटलिपुत्र उसके आसपास का क्षेत्र है, उस पर डायरेक्ट शासन होता था। बाकी जो क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्र रह गए, उन पर जो है तक्षशिला, उज्जैन जैसे जो बड़े क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वो नियंत्रण करते थे, यानी प्रांतीय राजधानियाँ नियंत्रण करती थी। और पाटलिपुत्र पर जो है, पाटलिपुत्र के द्वारा जो है इस पर नियंत्रण होता था, ठीक है। राजकुमार को इन छोटे क्षेत्रों में क्या है, राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और देखो अब देखो जो स्थानीय परंपरा और जो नियम हैं उनको मानना पड़ता था, यानी कि स्थानीय परंपरा को ही फॉलो किया जाता। उन क्षेत्र जो छोटे छोटे क्षेत्र थे ना उनमें जो स्थानीय परंपरा होती थी उसको ही माना जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो प्रादेशिक क्षेत्र है, प्रादेशिक क्षेत्र यानी कि जो अपना खुद का, जहाँ पर मौर्य साम्राज्य का राज था, और उस जो प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र रहा है तो वहाँ पर कहाँ तो कंट्रोल करते थे वो, आपको ध्यान रखना है। मौर्य शासक केवल और केवल जो मार्ग है और जो नदियाँ हैं उन पर ही नियंत्रण करते थे, यानी कि जहाँ से वो आ जा सके, नदियों से भी जहाज वगैरह को ले जा सके, उन पर नियंत्रण करते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
जैसे आवागमन जो है वो हो सके। प्रादेशिक जो क्षेत्र है उससे लेकर विस्तृत जो क्षेत्र है वहाँ पर संसाधन जो है वो जो है कर और भेंट के रूप में लेते थे। ठीक है, यहाँ पर जो है कर व भेंट के रूप में संसाधनों को लिया जाता था। ऐसा अर्थशास्त्र बताती है हमें, अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य के द्वारा लिखी गई, आपको ध्यान रखना है। तो अर्थशास्त्र बताती है कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था ना, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था यहाँ पर जो है कंबल जो है कंबल के लिए ज़्यादा फेमस था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मौर्य साम्राज्य को कंबल मिलते थे। आप कैसे याद रखोगे, उत्तर पश्चिम में, उत्तर में हमारा जम्मू कश्मीर आता है ना, इस तरीके से याद रखो। तो यहाँ पर ठंड बड़ी होती है, तो यहाँ पर कंबल तो होते होंगे, और आपने देखा है जो जम्मू कश्मीर में जो कंबल और गर्म कपड़े बनते हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो कंबल के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस था, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र काफ़ी फेमस था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मौर्य साम्राज्य को कंबल मिलते थे। दक्षिण भारत जो है, जैसे मैंने कहा कर्नाटक जो है दक्षिण भारत में आता है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में। तो कर्नाटक जो है वहाँ से हड़प्पा वासी क्या करते थे, सोना जो है वहाँ से लेते थे, आयात करते थे। तो दक्षिण भारत जो है सोने के लिए काफ़ी फेमस था, और सोना जो है और कीमती पत्थर जो है मौर्य साम्राज्य को भी यहीं से मिलता था, दक्षिण भारत से। आगे चलते हैं। संसाधन जो है नजराने के तौर पर लिए जाते थे। नजराना और कर में क्या अंतर होता है, ये बात अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट है आपका। कर क्या होता है, जो नियमित ढंग से लिया जाए, ठीक है, और नजराना क्या होता है, जो अनियमित ढंग से लिया जाए, यानी कि कुछ फिक्स ना हो, अपनी मर्जी से जिसको जो देना है वो दे सकता है, वो नजराना हो गया। और कर जो है नियमित फिक्स है, यही इतना ही देना है तो इतना ही देना है। जैसे महाजनपद में हमने देखा था कि कृषक जो है उन्हें अपनी उपज का 1/6 भाग देना पड़ता था, ठीक है, तो ये फिक्स था ना, तो ये कर था आपका। जबरदस्ती लिया जाता है कर, कोई नहीं देगा तो भी छीन लिया जाएगा, तो वो टैक्स है आपका। अब देखो इनकम टैक्स मत देकर देखो, देखते हैं गवर्नमेंट आपके घर पे आकर लेती है नहीं लेती है, लेगी, ठीक है, वो कर है, वो टैक्स है। नजराना अपनी इच्छा से दिया जाए, स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से दिया जाए, वो नजराना होता है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो जो जंगल वाले इलाके थे उन पर मौर्य साम्राज्य जो अपना नियंत्रण इतना ज़्यादा नहीं रखते थे, वो स्वतंत्र थे। जंगल वाले इलाकों में जो रहते थे वो स्वतंत्र थे, तो वो जो है उनसे ये अपेक्षा की जाती थी, मौर्य साम्राज्य के जो अधिकारी थे ना वो ये मानते थे कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो अपनी खुद की इच्छा से क्या देंगे, उन्हें हाथी, लकड़ी, मधु, मोम ऐसी चीज़ें देंगे जो जंगल से प्राप्त होती है, ऐसा मानना था, ठीक है। अब अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ का जो है शासक रहा है, आपको ध्यान रखना है। और अशोक के मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि अशोक अभिलेख लिखवाता था। अभिलेख क्या होते हैं, जो कठोर सतह पर लिखे जाते हैं वो अभिलेख होते हैं, ठीक है। तो जो जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए जो अशोक है, अपनी बात पहुंचाने के लिए जनता तक, वो क्या करवाता था, अभिलेख लिखवाता था, या फिर उसने कुछ अच्छा काम किया उसके लिए भी अभिलेख लिखवाता था। और अशोक बहुत अच्छे दिल का जो है एक शासक रहा, आपको ध्यान रखना है। कैसे रहा भी देखेंगे हम। प्राकृत भाषा में अपने अभिलेख लिखवाता था, ब्राह्मी लिपि होती थी, आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पर कैसे अच्छा शासक रहा है, जब अशोक ने अपना राजा बनने के 8 साल के बाद जो एक युद्ध किया जिसका नाम था कलिंग युद्ध, उस पर कलिंग जो एक क्षेत्र था जो अभी वर्तमान में उड़ीसा में है, वहाँ पर वो जीत भी गया। उसके बाद उसने देखा इतने सारे जो सैनिक हैं और इतने सारे जो भोले भाले लोग हैं जिनका कोई दोष भी नहीं होता वो भी मरते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है, ठीक है, इतना खून खराबा होता है युद्ध, एक छोटे से एक युद्ध होने की वजह से, ठीक है। एक क्षेत्र को पाने के लिए हम कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर वो करते हैं, तो इसको लेकर ये जो कलिंग युद्ध है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है अशोक पर। उसके बाद अशोक ने क्या किया, युद्ध नहीं करेगा ऐसा अशोक ने ठान लिया, ठीक है। तो 8 साल के बाद क्या था युद्ध, कलिंग युद्ध। उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं किया अशोक ने। और इसके साथ साथ उसने ये ही विचार जो है अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए कि जनता जो है धर्म को लेकर आपस में ना लड़े, ठीक है, युद्ध ना करे, उसको लेकर जो है उसने एक धम्म महामात जो है उसकी नियुक्ति की, ठीक है, आपको ध्यान रखना। धम्म महामात यानी कि धम्म अधिकारी, धम्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है, प्राकृत रूप है ये इसका, संस्कृत शब्द जो है इसका, यानी धर्म का मतलब धर्म होता है। और इन धम्म अधिकारी की जो नियुक्ति की थी इसने। अब धम्म जो महामात है, अशोक का जो धम्म है वो क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। अशोक का जो धम्म था, यानी कि जो भी वो धम्म महामात जो प्रचार करते थे जाकर कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है इस तरीके से, क्योंकि अशोक की जो जनता है वो आपस में लड़ाई करती थी, तो अशोक ने ये देखा धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है या फिर किसी भी तरीके से लड़ाई हो रही है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और हमें कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो अशोक के धम्म में क्या क्या चीज़ें थी, कर्म कांड का विरोध किया था अशोक ने, पहली बात ध्यान रखनी है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे अशोक, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे अशोक। धम्म महामात जो है
धम्म की शिक्षा देने वाले अधिकारी हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। अशिक्षित लोगों को क्या करते थे, अशोक ने कहा था जो पढ़ नहीं सकते अभिलेखों को, उनको क्या करना है, जाकर संदेश अपने मुंह से बोलकर सुनाना है। ये था, ठीक है, पढ़कर सुनाना है। सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका तक उसने दूत भेजे थे अपने की लड़ाई मत करो। सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, ठीक है, मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा व्यवस्था भी करवाई थी इसने। अब चलिए चैप्टर 8 देखते हैं अपना फटाफट से। दक्षिण और उत्तरी जो हिस्सा है इसमें 3 तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वेल्ला, वेल्ला कौन होते थे, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी जो है उन्हें वेल्ला कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। उनवार, उनवार किसे कहा जाता है, साधारण हलवाहा को उनवार कहा जाता था। केडिसियार और आदमी है जिसे कैसे कहा जाता है, भूमिहीन मजदूर जो दास वगैरह होते थे उसे केडिसियार या फिर अदमाई कहा जाता था। देश का जो उत्तरी हिस्सा है उसे जो है आपको ध्यान रखना है, उसमें जो ग्राम भोजक है वो किसको कहा जाता है, ग्राम भोजक। देखो ग्राम भोजक किसको कहा जाता है, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यानी कि गांव का जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति था उसको ही ग्राम भोजक कहते थे। अभी जो ग्राम भोजक का पद है ये आनुवांशिक था, ठीक है। आनुवांशिक का मतलब पुत्र का जो बाप का सॉरी पिता का जो बेटा वही जो है ग्राम भोजक बनेगा इस तरीके से। तो ये जो पद था ये आनुवांशिक था और एक परिवार के लोग लंबे समय तक जो है इस पद पर रहते थे क्योंकि आनुवांशिक था, ठीक है, वंश प्रणाली चली हुई थी। अब ग्राम भोजक के काम क्या क्या थे, ग्राम भोजक सबसे बड़ा भूस्वामी होता था उस गांव का, उसको ही तो ग्राम भोजक कहेंगे, तो ग्राम भोजक होता था, ठीक है। दास व मजदूर जो हैं वो उसी भूमि पर काम करते थे, ठीक है। कर वसूलने का काम जो है ग्राम भोजक का होता था, वो कर वसूलता था, टैक्स कलेक्ट करता था। न्यायाधीश, पुलिस का जो काम है वो भी कभी कभार ग्राम भोजक करता था, आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्र कृषक किसे कहा जाता है, स्वतंत्र कृषक जो स्वतंत्र हो, मुक्त हो, ठीक है। गृहपति जो है उनको कहा जाता है स्वतंत्र कृषक, आपको ध्यान रखना है। और ये ज़्यादा छोटे किसान हुआ करते थे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जो छोटे किसान हुआ करते थे जिसे हम गृहपति कहते हैं वो जो है स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे, ठीक है। अब देखो दास कर्मकार क्या है, दास कर्मकार वो स्त्री पुरुष जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं, उसको कहा जाता है दास कर्मकार। तो ये जो कुछ यहाँ पर वर्ड दे रखी है आपको पता होना चाहिए किसको क्या क्या कहा जाता है। ग्राम भोजक अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं एनसीईआरटी बुक में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दो सेशन को लाइक। आप देखो आगे देखते हैं, थोड़े ब्लर पेज हैं पर मैं तो आपको बोल के बता रही हूँ ना। तो देखो भाई, प्राचीनतम तमिल रचनाएं जो हैं उसमें एक संगम साहित्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। 1300 साल पूर्व जो है इसकी रचना हुई थी। और संगम जो शब्द यूज किया गया है वो क्यों किया गया, मदुरै क्षेत्र था, मदुरै में कवि सम्मेलन होता था और उसमें ये जो संगम के जो कवि है वो सम्मिलित होते थे, ठीक है, जाकर वहां पर भी इकट्ठा होते थे। तो ये जो है इसलिए इसका संगम जो साहित्य है ये रखा गया। जातक, जातक क्या होती है आपको पता होगा, जातक, जातक कहानी वगैरह भी आती है ना, ठीक है, पंचक वगैरह इस तरीके से। तो जातक भी एक कहानी हुआ करती थी और कहानियाँ जो है जो आम लोगों में प्रचलित थी उसको जातक कहा जाता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये बुद्ध भिक्खु जो हैं उन्होंने इसका संकलन किया, ठीक है। जो बुद्ध है, बुद्ध की जो रचनाएं वगैरह हैं उसमें जो है जातक कथाएं भी मिलती है, आपको ध्यान रखनी है बात। तो बुद्ध भिक्खुओं ने इसकी जो है संकलित की है, इससे कुछ शिक्षा प्राप्त होती है इसलिए। वल्लेकूप, वल्लेकूप क्या होता है, शहरों में मिलते थे वल्लेकूप, ध्यान रखना है। गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता है वल्लेकूप शब्द। वल्लेकूप होता क्या है, गुसल खाना यानी कि जो वॉशरूम है, ठीक है, शहरों में जो वॉशरूम हुआ करते थे, जो नालियाँ होती थी, ठीक है, जो कूड़ादान होता था, डस्टबिन होता था, उसके लिए वल्लेकूप शब्द का प्रयोग किया जाता था। और घरों में होते थे वल्लेकूप, आपको ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। आहत सिक्के, आहत सिक्के क्या है, आहत सिक्के जो है आपके आयताकार, वर्गाकार या गोल जो है आहत सिक्के हुआ करते थे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे आहत सिक्के। अब देखो लिखा हुआ नहीं होता था इस पर, बल्कि चिन्ह जो है थपे हुए होते थे, ठीक है, यानी कि लगाया जाता था चिन्ह, लिखा हुआ नहीं होता था, चिन्ह के द्वारा ही यहाँ पर दिखाया जाता था, ठीक है। ये ईसा की जो आरंभिक सदियाँ हैं वहाँ तक तो बहुत प्रचलित रहे हैं। ये चांदी या तांबे से बने होते थे, ध्यान रखना है। सबसे पुराने जो सिक्के हैं 500 साल पहले के सबसे पुराने सिक्के हमें मिले हैं, आज सिक्के। मथुरा एक बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो यातायात और व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है 2 रास्ते थे मथुरा के। कौन से थे, उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर जाना है तो मथुरा का जो रास्ता है बीच में पड़ता था मथुरा, ठीक है। उत्तर पश्चिम अगर यहाँ से जो है इस साइड जाना है तो बीच में मथुरा पड़ता था, ठीक है, तो रास्ता प्रदान करता था मथुरा। इसका मतलब टैक्स वगैरह मिलेगा, अगर यहाँ से कोई यहाँ पर जाना चाहता है तो यहाँ मथुरा से होकर गुजरेगा, यहाँ पर टैक्स मिलेगा उसे।
अब देखो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर जाना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पर जाना है, तो बीच में यहाँ पर मथुरा पड़ रहा है, ठीक है। उत्तर दक्षिण की ओर जाने के लिए महत्वपूर्ण था। शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी, क्योंकि महत्वपूर्ण जो केंद्र बन गया था मथुरा। अनेक मंदिर, हमें पता है यहाँ पर कितने ज़्यादा जो है कृष्ण जो भक्ति है वो यहाँ यहीं से उमड़ी है। तो जो यहाँ पर अनेक मंदिर थे, ठीक है। किसान पशुपालक जो है शहर में भोजन वगैरह इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाते थे। मूर्तियाँ बनाई जाती थी, आपको ध्यान रखना है। और एक जो कुषाण शासक रहा है, कुषाण जो शासक रहे हैं, उन्होंने मथुरा को अपनी राजधानी भी बनाई थी, आपको ध्यान रखना है। 200 साल पहले मथुरा एक राजधानी बनी थी, किसकी? कुषाण शासकों की। और कुषाण शासकों ने अपनी एक मूर्ति बनवाई, कई मूर्तियां बनवाई मंदिर में। जो ईश्वर की जो मूर्ति होती है उसी के समान जो है अपनी मूर्ति बनवा कर लगाई, ये दिखाने के लिए कि हम क्या है, देवपुत्र हैं। हमें जो है, जो हमारे जो रहे हैं, उन जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने हमें तुम्हारे ऊपर राज करने के लिए भेजा है। इस तरीके से मूर्ति बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र जो है मथुरा है, आपको ध्यान रखना है। उस टाइम पर धार्मिक केंद्र रहा है, बुद्ध विहार और जैन मंदिर भी यहीं पर रही हैं, कृष्ण भक्ति जो है यहीं पर रही है, ठीक है। इस तरीके से अभिलेख वगैरह मिले, जहाँ पर दान के अभिलेख भी यहीं से हमें प्राप्त हुए। अब देखो उत्तरी काले चमकीले पात्र कौन से हैं? उत्तरी काले चमकीले पात्र, अब देखो ये क्या होते थे, ये उत्तर उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में मिलते थे। ये कठोर होते थे, चाक निर्मित होते थे, धातु की तरह दिखने वाले होते थे, यानी कि धातु नहीं होती थी पर धातु की तरह दिखते थे, और चमकीले होते थे ये, क्योंकि चमकीला आ ही गया ना, तो चमकीले होते थे। तो चमकदार काली सतह इसके ऊपर लगाई जाती, कोई भी बर्तन है उसके ऊपर एक ऐसी सतह लगाई जाती थी काले रंग की, वो बहुत चमकीली होती थी और ऐसा लगता था कोई धातु है, जैसे सोना चांदी, इस तरीके से लगते थे, ठीक है। क्या थी इसकी प्रक्रिया बनाने की? इसकी प्रक्रिया ये थी कि बर्तन को जो है उच्च तापमान पर पकाया जाता था, ठीक है, जिससे उसकी जो बाहरी सतह वो काली हो जाएगी, पर उसे चमकीला भी तो बनाना है ना, तो आगे बढ़ेंगे। तो पतली काली लेप और लगाई जाती थी, और फिर जो है वो बर्तन जो है शीशे की तरह चमकना स्टार्ट कर देता था। ये इसकी प्रक्रिया थी। कपड़े का जो उत्पादन है वो किस तरीके से था? तो कपड़े के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र दो रहे हैं, दक्षिण में मदुरै रहा एक स्थान, और यहीं पर जो है संगम जो वो रहे हैं, जहाँ पर वो इकट्ठा होते तमिल जो थे। उत्तर में वाराणसी जो है महत्वपूर्ण केंद्र रहा है किसका? कपड़े के उत्पादन को लेकर। श्रेणी किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना, श्रेणी जो है शिल्पकार और व्यापारी जो है उनके द्वारा जो संघों का निर्माण किया जाता था, उनको जो है श्रेणी कहा जाता था। तो शिल्पकार जो है उनके द्वारा जो श्रेणी बनाई जाती थी, वो क्या करती थी? प्रशिक्षित करती थी, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग देती थी। अपने अंडर में जो भी जो शिल्पकारी होते थे उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, किस तरीके से जो है हमें शिल्पकारी करनी है। कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता था, तैयार माल जो है उसका वितरण किया जाता था। तो ये 3 काम थे श्रेणी, जो शिल्पकारी जो श्रेणी है। व्यापारिक श्रेणी का क्या काम था? इसका काम था व्यापार का संचालन करना, यानी कि व्यापार आगे बढ़ाना। बैंकों के रूप में काम करती थी। आपको पता है व्यापारी को पैसों की बहुत जरूरत होती है, तो उसके लिए बैंकों के रूप में काम कौन करता था? ये व्यापार की श्रेणियां करती थी, ठीक है। पैसे जमा करती थी, और जो धन निवेश करता था, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता था, तो उससे जो लाभ होता था वो अपने पास नहीं रखती थी वो, बल्कि क्या करती थी, जो जमा करने वाला जो व्यक्ति है उसे वापस लौटा देती थी। और फिर भी कुछ बच जाता था तो क्या करती थी, जो धार्मिक संस्था है जैसे मठ मंदिर वगैरह है, वहां पर जाकर दे देती थी दान के रूप में। तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अरिकामेडु, अरिकामेडु क्या है? अरिकामेडु एक पतन रहा है। पतन का मतलब है जहाँ पर दूर दूर से जहाज आते थे, ठीक है। 2200 से लेकर 1900 साल के बीच में अरिकामेडु बहुत फेमस हो गया था। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं? ईंटों से बना एक गोदाम मिला है, आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र में एम्फोरा यूज़ किया जाता है एक पात्र के रूप में, पात्र यानी कि जिसमें सामान इकट्ठा कर सकते हैं, हम सामान डाल सकते हैं, तरल पदार्थ डाल सकते हैं, उसको हम पात्र कहते हैं। तो एम्फोरा पात्र जो है वो मिला है अरिकामेडु में, क्योंकि ये पतन था तो सामान आता होगा कहीं से, तो ये जो है एम्फोरा मिला है। शराब और तेल के जो तरल पदार्थ है वो मिले हैं यहाँ से। दोनों तरफ से पकड़ने वाले हत्थे मिले। हत्थे का मतलब है कि मानो इस तरीके से ऐसे और इस तरीके से ऐसे, कुछ भी सामान है उसको पकड़ने के लिए जो है इस तरीके से हत्थे होते हैं, उन्हें हत्थों को लेकर सामान को पकड़ा जाता है। अब देखो एरेटाइन, एरेटाइन जो है इटली का एक शहर का नाम पर रखा गया एरेटाइन। एरेटाइन जो है मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन जो है उसको एरेटाइन कहा जाता था, वो भी यहीं पर मिले अरिकामेडु में, ठीक है। रोम के डिज़ाइन वाले बर्तन जो है अरिकामेडु मिले हैं, ठीक है। रोमन जो लैंप शीशे के बर्तन रत्न भी मिले हैं यहाँ पर। छोटे कुंडल मिले हैं, ठीक है, कुंड मिले हैं जहाँ पर जो है कपड़ों में रंगाई की जाती थी, ठीक है। शीशे और अर्धमूल्य जो पत्थर के मनके हैं वो भी यहीं पर मिले। तमिल जो ब्राह्मी जो लिपि है उसके जो अभिलेख है मिट्टी के बर्तनों पर लिखे जाते थे, बात भी ध्यान रखनी है आपको। चैप्टर 9 पर आ जाते हैं फटाफट। देखो दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। दक्षिण भारत नीचे का क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। तो सोने के लिए तो फेमस था, जैसे मैंने आपको बताया, मसालों के लिए भी था, काली मिर्च के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस था, और कीमती पत्थर।
ठीक है। काली मिर्च के लिए इतना ज़्यादा फेमस था कि रोमन साम्राज्य में अत्यधिक मांग थी काली मिर्च की, और ये जो मांग है ये दक्षिण भारत पूरा करता था, इसलिए दक्षिण भारत को काला सोना कहा जाता था। काली मिर्च, इससे काला ले लिया गया, और सोने के लिए फेमस था तो सोना, ठीक है। काला सोना किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत को कहा जाता है, ठीक है। सामानों को समुद्री जहाज़ों के द्वारा जो है और सड़कों के द्वारा जो है रोम में पहुंचाया जाता था। रोम के साथ व्यापार कौन करता था? दक्षिण भारत करता था। दक्षिण भारत में रोमन जो सिक्के हैं वो मिले हैं, इससे हमें प्रूफ होता है कि रोम जो है वो व्यापार करता दक्षिण भारत के साथ, ठीक है। अब देखो, दक्षिण भाग जो है वो बड़ा तटीय प्रदेश रहा है। नदियों के मैदानी जो इलाके, कावेरी का जो मैदान है बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहा है दक्षिण भारत में। अब देखो, संगम कविता जो मोविंदार है उसमें एक तमिल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मोविंदार, मोविंदार का मतलब क्या होता है? मोविंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। तो यहाँ पर जो है 3 शासक परिवार के बारे में बताया गया दक्षिण भारत में। कौन कौन से हैं? चोल, चेर, पांड्य। ये 3 सरदारियाँ थी जिन्होंने दक्षिण भारत पर अपना जो शासन किया था। चोल, चेर, पांड्य दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब ये जो 3 मुखिया हैं इनके 2-2 सत्ता केंद्र थे, आपको ध्यान रखना है। और ये किस तरीके तटीय भी होते थे और अंदरूनी भी होते थे। तटीय यानी कि जो तट होते हैं, जो नदियाँ होती हैं उनके जो तट होते हैं वहाँ पर भी ये जो है अपना सत्ता जमाए हुए थे, और अंदरूनी यानी कि अपने क्षेत्र के अंदर भी जमाए हुए थे, ठीक है। और ये जो 6 यानी कि 3 जो मुखिया हैं उनके 2-2 सत्ता केंद्र हो गए, तो टोटल 6 सत्ता केंद्र हो गए हमारे। तो उसमें से 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक तो चोलों का पतनपुहार जिसे कावेरीपट्टनम भी कहा जाता था, और पांड्यों की जो राजधानी मदुरै बहुत ज़्यादा फेमस था। ध्यान रखना, ये क्या नियमित रूप से कर की बजाय उपहार की मांग करते थे। ये कर नहीं मांगते थे लोगों से, ये क्या मांगते थे? मांग करते थे, उपहार लाई हमारे लिए। सैनिक अभियानों पर निकलते थे, आपको ध्यान रखना है। आसपास के इलाके से शुल्क वसूलते थे, यानी कि आसपास का जो भी इलाका है वहां से क्या है वो शुल्क लेते थे, आपको ध्यान रखना है। कुछ धन अपने पास रखते थे और बाकी धन को क्या करते थे? समर्थकों को दे देते थे, जो इनके सपोर्टर थे उनको दे देते थे, अपने अंडर रखने के लिए नाते रिश्तेदारों को दे देते थे, सिपाहियों को, कवियों को देते थे। अब देखो, कवियों को जब कुछ मिलेगा तो वो क्या करेंगे? इनके लिए कुछ अच्छी रचना करेंगे, प्रशस्तियाँ लिखते थे इनके लिए। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति होती है प्रशंसा में कोई चीज़ लिखी जाती है। प्रशंसा करेंगे तभी तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी ना। तो संगम कवि क्या करते थे? इनकी जो मुखिया हैं उनके लिए जो है प्रशंसा में कविताएं लिखते थे, जिससे उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़ा, हाथी, रथ वगैरह मिलता था, सुंदर कपड़े वगैरह मिलते थे। दक्षिण भारत की बात हमने पूरी कर ली। अब पश्चिम भारत की बात करते हैं। पश्चिम भारत जो था वो वहाँ पर किसका शासन था? सातवाहन जो राजवंश है उसका शासन था। अब सातवाहन जो राजवंश है 200 वर्ष बाद आया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसके जो हमारे दक्षिण भारत के जो रहे इनके 200 वर्ष बाद आया था। अब जो सातवाहन राजवंश जो है इसके प्रमुख राजा कौन रहा है? इसका प्रमुख राजा गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी रहा है, आपको ध्यान रखना है। और इसने कहाँ कहाँ पर नियंत्रण कर रखा था? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण तटों पर जो अपनी सेना भेजी थी। और ये जो है सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिण पंथ स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पंथ स्वामी क्या होता है? दक्षिण पंथ, पंथ नहीं कहेंगे, दक्षिण पथ। दक्षिण पथ, पथ का मतलब रास्ता होता है, तो इसका मतलब होता है कि दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता है। इस पर नियंत्रण कौन रखता था? सातवाहन शासक रखते थे, इसलिए जो है इनको जो है दक्षिण पथ कहा जाता था, ठीक है। इन सबको आगे चलिए, आगे देखते हैं रेशमी कपड़े। जो रेशमी कपड़े हैं बहुत ज़्यादा बहुमूल्य थे, बहुत ज़्यादा कीमती थे, आपको ध्यान रखना है। चमकीले रंग के होते थे, चिकने होते थे, आपको ध्यान रखना, मुलायम होते थे, और इसी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा बहुमूल्य थे। रेशम के कीड़े जो हैं उसके द्वारा कच्चा रेशा निकाला जाता था, फिर सूत की गताई होती थी उसके द्वारा, और फिर कपड़ा बनता था। बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी, और पहले जो है सबको इसके बारे में नहीं पता था। तो चीन को 7000 साल पहले पता था रेशम के कपड़े बनाने की तकनीक, पर उसने किसी को नहीं बताया। क्यों? उससे फ़ायदा हो रहा था चीन को, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। यही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब देखो, रेशमी मार्ग जो है या सिल्क रूट जो है वो क्या था? चीन से जहाँ पर भी रेशम की सप्लाई होती थी उस रास्ते को जो है सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग कहा जाता था। चीन शासक जो है ईरान और पश्चिम एशिया के जो शासक है उसे उपहार के दौर में जो है रेशम के कपड़े देते थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। रेशमी कपड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। क्यों? एक तो रीज़न हमने ऊपर देख लिया, इतना ज़्यादा चमकीला और वैसा होगा तो इस वजह से ज़्यादा थी। दूसरा क्या था? व्यापारी जो है उनके ऊपर यात्रा शुल्क लगता था, यानी कि व्यापारी जब रेशमी कपड़ों को बेचने के लिए आते थे तो उनके ऊपर यात्रा शुल्क लगता था, और यात्रा शुल्क लगने की वजह से कीमती थे ये। और शासक जो हैं जो इनके ऊपर व्यापारियों के ऊपर शुल्क लगाते थे उन्हें फ़ायदा होता था, कर, शुल्क और तोहफे वगैरह मिलते थे उन्हें, ठीक है। शासकों को फ़ायदा होगा। अब उसके बदले में शासक क्या करेंगे? शासक इन व्यापारियों को आक्रमणों से बचाते थे, किसके? लुटेरों के आक्रमणों से बचाते थे। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, सिल्क रूट पर किसका नियंत्रण था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कुषाणों का नियंत्रण था। कुषाण ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है।
किसने किए थे सोने के सिक्के जारी? कुषाणों ने किए थे। और कुषाण जो है मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर शासन करते थे, आपको ध्यान रखना है। और इसके जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र रहे हैं, शक्तिशाली केंद्र रहे हैं कुषाणों के, पेशेवर और मथुरा रहा है, तक्षशिला भी रहा है, आपको ध्यान रखना है। सिल्क रूट एक जो शाखा है मध्य एशिया से होकर गुजरती थी, फिर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, ठीक है। फिर वहाँ से जहाज़ों से जो रेशम है उसको सप्लाई किया जाता है पश्चिम की तरफ। ये कुछ ऐसा बताया गया। अब देखो कुषाणों का भी क्या है, कुषाण में भी सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध शासक रहा कनिष्क रहा है। कनिष्क ने क्या काम किया था, क्यों महत्वपूर्ण बना? कनिष्क ने बुद्ध परिषद का गठन किया था, ध्यान रखना है। दूसरी चीज, उसने बुद्ध की जीवनी लिखवाई थी जिसका नाम बुद्ध चरित था, ठीक है। बुद्ध की जीवनी लिखवाई जिसका नाम बुद्ध चरित था। और ये किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी थी। अश्वघोष कौन था? कनिष्क का दरबारी कवि था, ठीक है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, किसने लिखवाई थी? ये लिखवाई थी कनिष्क ने, आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म की नई जो शाखा रही है उसे महायान कहा जाता है। महायान, हिनयान और महायान दो शाखाएं हैं बुद्ध की, आपको ध्यान रखना है। हिनयान जो है पुरानी है, आपको ध्यान रखना। महायान नई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं इसमें बनानी स्टार्ट कर दी गई। पहले जो होता था बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं होती, मूर्ति नहीं होती थी, बट यहाँ पर जो महायान जो शाखा है उसमें जो है बुद्ध की प्रतिमा बनानी स्टार्ट कर दी गई, मूर्तियाँ बनानी स्टार्ट कर दी गई। हमने पढ़ा था मथुरा जो है मूर्तियों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, तो मथुरा में मूर्तियाँ बननी स्टार्ट हुई। तक्षशिला जो है उसमें मूर्तियाँ बननी स्टार्ट हुई, ठीक है। बौद्धिस्त्व में परिवर्तन आ गया। बौद्धिस्त्व यानी कि पहले ये माना जाता था कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उपदेश वगैरह देना, शिक्षाएं वगैरह देनी है ज्ञान की, तो वो जो है हमें अपना गृह का त्याग करना पड़ेगा। बट महायान में ये माना गया कि हम जो है अपने घर में रहते हुए सारी सुख सुविधाएं लेते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञान बांट सकते हैं, ऐसा माना गया। सांसारिक परिवेश में रहकर हम ज्ञान और शिक्षा दे सकते हैं। बौद्धिस्त्व में पूजा काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी, पूजा करनी, ठीक है। अब देखो तीर्थ यात्री कौन होते हैं? जो क्या है, वो स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए क्या करते हैं, पवित्र स्थानों पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है, पवित्र स्थानों पर जाते हैं। चीनी बुद्ध तीर्थ यात्री 3 आए थे, फाशियन, श्वेन-त्सांग, ओहिति-संग, ये इनके यहाँ पर लिखे गए। फाशियन आया था 1600 साल पहले, श्वेन-त्सांग आया 1400 साल पहले, और इति-सिंह जो है श्वेन के 50 साल बाद आया था, ठीक है। श्वेन-त्सांग के बारे में भी हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने बता दिया, आप श्वेन-त्सांग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है एनसीईआरटी बुक में। क्या बताई गई है? इसमें बताया गया है कि जो भूमार्ग रहा है वहाँ से जो है श्वेन-त्सांग आ तो गया था, उसके बाद वापस कैसे गया? चीन में भूमार्ग से गया था, यानी कि भूमि से गया था, भूमि मार्ग से गया था, ठीक है। श्वेन-त्सांग जब गया तो उसने अपने साथ कैसे गया? 20 जो घोड़े हैं उन पर सामान को लाद कर गया था। क्या क्या सामान लेकर गया? सोना चांदी की जो लकड़ी से बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो लेकर गया, क्योंकि बुद्ध तीर्थ यात्री आए थे, ठीक है। बुद्ध की जो भी चीज़ें हैं उनको जानने के लिए आए थे। बौद्ध धर्म है ना चीन में, ठीक है, आपको ध्यान रखना। 600 से ज़्यादा जो पांडुलिपियाँ हैं वो इकट्ठी करके लेकर गया था। तो इसमें से कुछ बची थी जिन्हें उसने पूरे जीवन में उन्हीं पर जो है उनका अनुवाद करने पर अपना पूरा टाइम लगाया था, ये भी बात ध्यान रखनी है। अब देखो प्रसिद्ध बुद्ध जो विद्या का केंद्र नालंदा है वो बिहार में है। विष्णु के वराह रूप के बारे में जो है मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर जो है विष्णु का वराह रूप की मूर्ति मिलती है, और वो जो मूर्ति है वराह की जो मूर्ति है वो ये मानी जाती है कि विष्णु ने क्या है वराह का रूप धारण किया था। क्यों? पृथ्वी को बचाने के लिए, ठीक है, जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए। और यहाँ पर जो पृथ्वी है उसे एक स्त्री के रूप में दिखाया गया, ये ध्यान रखना है आपको। भक्ति के बारे में क्या बताया गया एनसीईआरटी बुक में? ये बताया गया है कि किसी भी देवी या देवता की प्रति श्रद्धा रखना भक्ति कहलाता है। और भक्ति मार्ग की चर्चा जो है भगवत गीता में की गई है, और भगवत गीता में महाभारत के बारे में बताया गया। अब देखो जो भक्ति होती है वो क्या बताया गया था कि जो आडंबर है उनके साथ पूजा पाठ करना भक्ति नहीं है। भक्ति केवल ईश्वर के प्रति जो है अपनी श्रद्धा रखना भक्ति है, ठीक है, अपनी व्यक्तिगत पूजा भक्ति है, आडंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और भज जो शब्द है उसी से भक्ति शब्द निकला है, आपको ध्यान रखना है। और भज शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी, ये भी ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं, चैप्टर 10 पे आते हैं, और चैप्टर 10 पे समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया, गुप्त वंश के बारे में। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश से रिलेटेड थे, प्रसिद्ध शासक रहे हैं इसके। इन्होंने सिक्के जो हैं उन पर जो है वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, वीणा बजाते हुए, यहाँ से क्वेश्चन आया समुद्रगुप्त को लेकर सीटेट में। तो वीणा बजाते हुए सिक्कों पर किसको दिखाया गया? समुद्रगुप्त को दिखाया गया। और इन्होंने जो है अपने लिए जो है एक प्रशस्ति लिखवाई थी। प्रशस्ति क्या होती है? जो प्रशंसा में जो भी चीज़ लिखवाई जाती है केवल उसमें प्रशंसा की जाती है।
तो वो प्रशस्ति थी उसकी रचना हरिसेन ने की थी, और ये इलाहाबाद जो अशोक स्तंभ है उस पर लिखवाई थी, उस पर खुदवाई थी, ठीक है, हरिशेन ने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है इतनी ज़्यादा तारीफ की गई थी इसकी, इतनी ज़्यादा तारीफ की गई थी, क्या कहा गया था कि राजा एक योद्धा के रूप में दिखाया गया। समुद्रगुप्त क्या है, एक राजा जो योद्धा है, युद्धों को जीतने वाला राजा है, ठीक है, विद्वान है, उत्कृष्ट कवि है, इस तरीके से। और प्रशस्ति जो थी उसमें लंबे लंबे वाक्य लिखे गए थे, ये भी ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं। हरिसेन जो है, हरिसेन ने इसके बारे में थोड़ा और बताया राजा, और उसने किस प्रकार से जो है नीतियां अपनाई थी और राज्यों को लेकर। हरिसेन ने बताया कि आर्यवर्त के जो 9 शासक है उन पर जो है समुद्रगुप्त ने उन्हें हरा दिया, और उनका जो भी क्षेत्र था उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया समुद्रगुप्त ने, ठीक है, ये रही थी एक तो इसकी नीति। दूसरी, दक्षिण पथ। दक्षिण पथ आपको पता है, जो दक्षिण जो मार्ग है उस पर नियंत्रण रखते हैं उसे दक्षिण पथ के स्वामी कहते हैं। दक्षिण पथ के 12 शासक जो हैं उन्हें हराया था समुद्रगुप्त ने, और जब हारने के बाद दक्षिण पथ के जो ये शासक थे इन्होंने इससे क्षमा मांगी, ठीक है, अपना समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। तो समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से जो है शासन करने के लिए जो है वो क्षेत्र वापस दे दिया, ठीक है, दयावान बन गया, ठीक है, इस टाइम पर। पड़ोसी देश, पड़ोसी देश के साथ कैसी नीति थी। पड़ोसी देश जैसे कि असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के जो गण और संघ थे उनके साथ कैसी नीति थी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त उनसे उपहार लेता था, आपको ध्यान रखना है, गिफ्ट लेता था उनसे, और आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर मतलब होते थे वो, उनके दरबार में भी उपस्थित होते थे, ये भी बात ध्यान रखनी। और एक लास्ट रह गया 12 इलाके, जो बाहर के इलाके जैसे कुषाण और शक वंश हो गए, और श्रीलंका के जो शासक हैं उनके साथ समुद्रगुप्त की कैसी मेलजोल थी। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने, और अपनी पुत्रियों का विवाह जो है इन्होंने जो है समुद्रगुप्त के साथ किया था। समुद्रगुप्त की जो माता है वो लिच्छवी गण की थी, ठीक है, और कुमार देवी थी ये, और इनके पिता जो है चंद्रगुप्त गुप्त वंश के थे, आपको ध्यान रखना है। इनके पिता को महाअधिराज की उपाधि मिली थी, महाअधिराज की उपाधि मिली थी इनके पिता को, चंद्रगुप्त जो रही है उनको, और बाद में जो समुद्रगुप्त को भी यही उपाधि मिल गई महाअधिराज की, ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त जो रहे, समुद्रगुप्त जो रहे हैं, इनके पिता चंद्रगुप्त थे, तो पहले चंद्रगुप्त आते हैं, फिर समुद्रगुप्त आते हैं, फिर समुद्रगुप्त के बेटे भी, उनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय रख दिया गया। जैसे कैसे होता है ना कि मानो किसी का नाम कुछ भी है, चंद्रगुप्त है, तो ये नाम चंद्रगुप्त ने बहुत अच्छे काम करे तो इसने अपने बेटे का नाम जो है चंद्रगुप्त रखा, पर द्वितीय लगा दे क्योंकि वो दूसरे नंबर पर है। चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त का बेटा था और चंद्रगुप्त का पोता था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा, और ये अंतिम शक शासक को भी इसने परास्त कर दिया था, हरा दिया था, और इसको क्या है विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्रतीक के रूप में विक्रमादित्य की जो उपाधि मिली तो उसने क्या किया, विक्रम संवत की जो स्थापना है वो कर दी थी, आपको ध्यान रखना है। जब शक शासक को इसने हराया तो उसके बाद विक्रमादित्य जो है उसकी उपाधि मिली थी इसको। दरबार विद्वान से भरा हुआ था इसका पूरा का पूरा। और अब हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन एक राजा है, उसके बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन का जो कवि रहा है, दरबारी कवि बाणभट्ट रहा है, और इसने भी जो है प्रशस्ति की रचना की थी हर्षवर्धन के लिए। बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित लिखा था, ठीक है, हर्षचरित लिखा था। अब देखो चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग जो है हर्ष के दरबार में रहे थे, आपको ध्यान रखना है। जो चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग आया था, अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा नहीं था हर्षवर्धन, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और हर्षवर्धन का जो बहनोई था वो कन्नौज का शासक था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जब कन्नौज का शासक हर्षवर्धन का जो ये था, तो जब कन्नौज पर बंगाल ने आक्रमण किया और कन्नौज के शासक को हरा दिया, यानी कि इसके बहनोई को मार दिया, तो उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया, उस कन्नौज को अपने अंदर मिला लिया, और फिर क्या किया, बदला लेने के लिए, अपने बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए, ये जो हर्षवर्धन है इसने मगध और बंगाल दोनों पर क्या की, जीत प्राप्त कर ली, इनको हरा दिया, अपने अंडर कर लिया। और फिर जब इतना जीतने के बाद फिर इनके मन में आता और आगे बढ़े हम, ठीक है। तो इसने क्या किया, नर्मदा नदी के पार जो दक्कन की ओर बढ़ना चाह रहा था ये, पर उस टाइम पर जो चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय है उन दोनों ने इसको रोक लिया, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो पल्लवों का जो राज्य है, पल्लव और चालुक्य के बारे में देखेंगे। पल्लव जो है उनका राज्य जो है, उसकी राजधानी जो है कांचीपुरम के आसपास का क्षेत्र जो है वो रहा था। कांचीपुरम के आसपास का क्षेत्र और कावेरी नदी का जो डेल्टा है वहां तक इनका शासन रहा था पल्लवों का। चालुक्य का जो राज्य है वो कहाँ तक रहा था, कृष्ण और तुंगभद्रा जो नदी है उसके बीच में रहा था। इनकी राजधानी एहोल थी, ठीक है, व्यापारिक केंद्र था, धार्मिक केंद्र था चालुक्य का राज्य।
पल्लव और चालुक्य आपस में लड़ते रहते थे सीमा को लेकर, यानी कि एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, अब देखो पुलकेशिन द्वितीय जो था, आप ये जिसने हर्षवर्धन को रोका था। ठीक है, ये जो है प्रसिद्ध राजा रहा था चालुक्य के जो थे उसमें प्रसिद्ध राजा रहा था। अब ये जो है इसका एक दरबारी कवि था रवि कीर्ति, इसने बहुत सारी चीज़ें बताई है इसके बारे में, वो भी अभी हम देखेंगे। इसकी जो प्रशस्ति उससे पता चलता है, यानी कि इसने जो प्रशस्ति लिखी थी पुलकेशिन द्वितीय के लिए रवि कीर्ति ने, तो उससे हमें पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है अपने, इसका जो बाप था, इसका जो पिता था वो राजा नहीं था, बल्कि इसका चाचा राजा था। चाचा ने इसको जो है ये राज्य करने के लिए दिया था। ठीक है, और 4 पीढ़ियों के बारे में इसने इसके बारे में बताया है। अब रवि कीर्ति ने और क्या क्या चीज़ें बताई है इसके बारे में, इसने बताया पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री तटों पर जो है, दोनों समुद्री तटों के इलाकों पर पुलकेशिन द्वितीय ने अपना पूरा जो अभियान है चलाया हुआ था, अपने अंडर किया हुआ था पश्चिम और पूर्व का क्षेत्र। ठीक है, हर्ष को आगे बढ़ने से रोका, हर्षवर्धन को हमने देखा था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा को भी उसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया, पल्लव राजा के ऊपर, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य का प्रसिद्ध राजा था, तो उसने क्या पल्लव राजा को हराने के लिए, क्योंकि ये आपस में लड़ाई करते रहते थे ना, तो पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया। तो पल्लव राजा की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी। तो वो जो पल्लव राजा है, जब उस पर आक्रमण हुआ तो वो भाग कर कहाँ पर घुस गया? कांचीपुरम की एक दीवार जो है उसके पीछे उसने जाकर शरण ली। ठीक है, इतनी बुरी हालत कर दी गई थी उसकी। पल्लव और चालुक्य जो है उन दोनों को हराने वाला कौन रहा है? राष्ट्रकूट रहे हैं। चोल वंश के जो है इन्होंने जो है इन दोनों को समाप्त किया था, ध्यान रखना आपको। प्रशासकीय पद आनुवांशिक था, ये बताया गया है, यानी कि जो भी प्रशासकीय पद, एडमिनिस्ट्रेशन जो पद हुआ करता था वो आनुवांशिक था, राजा का बेटा राजा, इस तरीके से होता है ना, वही। ठीक है, वंश प्रणाली थी। जैसे कि हरिसेन ने अपने पिता का जो पद है वो लिया था, महादंड नायक बना था हरिसेन। और एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन महादंड नायक था, साथ ही साथ कुमार आदित्य था। ठीक है, कुमार मात्य जिसे जो महत्वपूर्ण मंत्री कहा जाता है, और संधि विग्रह जिसे युद्ध और शांति के लिए मंत्री माना जाता है, ये पद भी इसको ही मिला हुआ था। अब देखो सेना नायक कौन होते हैं? सेना नायक जो हैं आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देने वालों को सेना नायक कहते हैं। जब राजा युद्ध में जुटा हुआ है पर उसे सेना चाहिए और भी ज़्यादा, तो जब राजा को सैनिक सहायता प्रदान की जाती है तो उसको सेना नायक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी वेतन नहीं मिलता था इनको, बल्कि में इन्हें जो है भूमि दान दिया जाता था। ठीक है, यानी कोई भी वेतन सैलरी नहीं थी इनकी, बल्कि जो है इनको भूमि दान दिया जाता था। और साथ ही साथ जो है भूमि से कर वसूलते थे ये। ठीक है, जैसे कि सेना और घोड़ों की देखभाल करने के लिए जो है अपना कर वसूलते थे। ठीक है, ये एक जीविका का स्रोत था इनके लिए, सेना नायकों के लिए। युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे, जैसे सामंत कहलाते हैं, जिस वजह से शासक के दुर्बल होते ही स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे ये। ठीक है, सामंत जो है जैसे शासक जो है कमज़ोर दिखाई दिया, वैसे ही क्या चाहते थे कि हमारा ही ये क्षेत्र हो जाए, हमारे अंडर हो जाए, ऐसा चाहते थे, यानी कि शासक का जो है उसके पीछे से विरोध करते थे। सभा किसे कहा जाता था? सभा जो है ब्राह्मण जो है, बड़े भूस्वामी जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनके संगठन को सभा कहा जाता था। इनका क्या क्या काम था? देखो, इनका काम था उप समितियों के जरिए सिंचाई करना, खेती बाड़ी से जुड़े काम करना, सड़क का निर्माण करना और स्थानीय मंदिरों की देखभाल करना। ये काम थे इस सभा के। सभा क्या थी? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा थी। जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में ब्राह्मण भूस्वामी नहीं हुआ करते थे, वहां पर एक ग्राम जो संघ है वो हुआ करता था, जिसको उर कहा जाता था, आपको ध्यान रखना। नगरम कौन था? व्यापारियों का एक संगठन था जिसका नाम नगरम था। चलिए आगे चलते हैं। कालिदास जो है इसका एक प्रसिद्ध नाटक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत। इसमें जो है एक राजा और जो शकुंतला जो युवती है उसके बारे में, जो उसकी प्रेम कहानी उसके बारे में बताया गया है। चीन तीर्थयात्री फाशियन जो है उसने कहा कि लोग जो है अछूत मानते हैं थे, लोग आपस में अछूत मानते थे, और ये था ही हमारे भारत में भी। अब देखो चैप्टर 11 एंड लास्ट चैप्टर है ये आपका एनसीईआरटी बुक का, फटाफट देख लेते हैं और इससे हमारी जो क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है और बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ, फिर भी मेरा गला दुख चुका है, तो आप इसको लेकर सपोर्ट तो करो कम से कम। अब देखो ये जो चैप्टर है इसमें हड़प्पा वासी जो है, हड़प्पा जो काल है उसे कांस्य युग के नाम से जाना जाता था, और हड़प्पा का जो उत्तराधिकारी जो काल रहा है उसे लोहा युग कहा गया, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा का जो उत्तराधिकारी काल रहा है वो कौन सा रहा है? वो लोहा युग रहा है। इसमें 3 प्रकार के लोहे थे, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और खोटा लोहा। भारत के लोहे कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ठीक है,
लोहा स्तंभ जो है भारत में मिला है, मेहरौली दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार जो परिसर है दिल्ली में, वहीं पर है ये लोहा स्तंभ। इसकी कुछ विशेषता है, क्या क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.2 मीटर है इसकी ऊंचाई। और वजन कितना है, 3 टन से भी ज़्यादा वजन है इसके अंदर। निर्माण जो है कब हुआ था, 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। और बनने की जो समय की जानकारी कैसे मिलती है हमें, एक अभिलेख खुदा हुआ है इस लोहे स्तंभ के ऊपर, और इसमें जो है कौन सा शासक ने इसे बनवाया है ये कैसे पता चलता है। एक चंद्र नामक जो शासक है उसका जिक्र हुआ है, जो गुप्त वंश से रिलेटेड था, आपको ध्यान रखना है। और आज तक इस पर जंग नहीं लगा, इतना बढ़िया लोहा है ये। वही बारिश भी होती है, सब कुछ होता है, फिर भी जंग नहीं लगा है, देखो कितना बढ़िया लोहा स्तंभ। अब चलिए आगे चलते हैं। स्तूप किसे कहा जाता है, स्तूप जो है, एक टीला जो है उसको स्तूप कहा जाता है। और ये बहुत अलग अलग शेप का हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है, गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब देखो, स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता था, ठीक है, स्तूप जो है उसके अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता है, उस डिब्बे को धातु मंजूषा कहा जाता था। धातु मंजूषा, इस डिब्बे के अंदर जो चीज़ें रखी जाती है वो धातु मंजूषा है। क्या क्या चीज़ें रखी जाती होंगी इस डिब्बे के अंदर, जो टीला है उसके अंदर एक डिब्बा है, और उसमें क्या क्या चीज़ें रखी जाती होंगी, उसमें जो है बुद्ध से रिलेटेड है स्तूप, पहली बात तो ये ध्यान रखने आपको। तो बुद्ध या फिर बुद्ध के जो अनुयायी रहे हैं, जो उसके अनुयायी रहे हैं, उनके जो शरीर के जो भी अवशेष वगैरह है, जैसे बाल वगैरह हो गए, हड्डी वगैरह हो गई, वो रख दी जाती है, ठीक है, वो धातु मंजूषा के अंदर। साथ ही साथ उनके द्वारा कुछ भी चीज़ प्रयुक्त की गई है, कुछ भी चीज़ यूज़ की गई है, उसे रख दिया जाता है, ठीक है। और फिर जो है कोई कीमती पत्थर या सिक्का जो है वो रखा जाता था, ठीक है, ध्यान रखना है, ये धातु मंजूषा है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो जो स्तूप है वो धातु मंजूषा के ऊपर जो एक छोटा सा मिट्टी का टीला बना दिया जाता था, उसको स्तूप कहा गया। अब बाद में जो है जैसे जैसे जो है समय बीतता गया, तो आकर्षक दिखाने के लिए अब जो है उस टीले के ऊपर धातु मंजूषा एक डिब्बा है, उसके ऊपर टीला है, उसके ऊपर एक जो है एक ईंटों से ढकना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है गुंबद नुमा जो ढांचा है वो तराशना स्टार्ट कर दिया गया, अपने जो शिल्पकार है वो इस तरीके की चीज़ें करने स्टार्ट कर दी गई। प्रदक्षिणा पथ जो है वो क्या है, आपको ध्यान रखना है। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा लगाने के लिए जो है एक वृत्ताकार पथ हुआ करता है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जैसे मंदिर के चारों ओर जो है हम परिक्रमा लगाते हैं, उसी तरीके से जो है स्तूप है उसके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, और एक वृत्ताकार पथ होता है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पथ मतलब रास्ता। वेदिका, वेदिका क्या होती है, रास्ते को रेलिंग से घेरा जाता है, ठीक है, उसको वेदिका कहा जाता है। और ये प्रवेश द्वार भी बने होते हैं इसके अंदर, मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियां भी हमें देखने को मिलती है। वेदिका के अंदर ही रेलिंग होती है और तोरण भी होते हैं, तोरण द्वार जो आपने सुने हैं वो वेदिका के अंदर ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में मिला है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ईंटों का प्रयोग करके जो है अशोक के ज़माने का है ये। और रेलिंग और प्रवेश द्वार जो है इसके जो है बाद के शासकों ने जोड़े थे, अशोक ने केवल जो है ईंटों का प्रयोग करके सांचे का स्तूप बनवाया था। अब मंदिर जो है, मंदिर के बारे में चीज़ें देख लेते हैं। मंदिर क्या होता है, मंदिर में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गर्भगृह। गर्भगृह में पुरोहित जो है अपना धार्मिक काम करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, अनुष्ठान वगैरह करते हैं, और भक्त पूजा करते हैं, ठीक है। तो गर्भगृह में ये चीज़ होती है, पवित्र स्थान माना जाता है इसको। और इसको दिखाने के लिए इसके ऊपर जो है एक शिखर बना दिया जाता है, एक चोटी बना दी जाती है कि ये जो है गर्भगृह है, ठीक है। अब देखो मंडप, मंडप क्या होता है, शादी वाला मंडप नहीं, मंडप इस तरीके से समझ सकते हैं हम, शादी वाला मंडप, वहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं ना, तो सभागार जो है उसको मंडप कहा जाता है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है, भीतराव गांव है उत्तर प्रदेश में, पक्की ईंट और पत्थरों से बना हुआ जो है ये हमें मिला है। महाबलीपुरम के बारे में देखते हैं। महाबलीपुरम में एकाश्मिक मंदिर मिला है, एकाश्मिक मंदिर। एकाश्मिक मंदिर का मतलब है यहाँ पर एक विशाल जो पहाड़ी है उसको तराश कर, उसको काट कर जो है बनाया गया है ये मंदिर, यानी कि पहाड़ी के अंदर मंदिर बनाया गया है, और ये महाबलीपुरम में मिला है। ईंटों से बने मंदिर से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। कैसे अलग होता है अभी देखते हैं हम। ईंट से बना हुआ जो मंदिर होता है ना, आपने देखा है घर जब बनते हैं, आपने देखा होगा ना कि सबसे पहले मानो ये ज़मीन है तो यहाँ पर ईंट लगाई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से लगाई, फिर ऊपर लगाई, ठीक है, इस तरीके से ईंट लगाते गए और जो एक घर बन के तैयार हो गया। तो ये नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ईंटों की एक तह जोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, पर जो चट्टानें वगैरह काटी जाती है ना, जिनमें मंदिर बनते हैं, तो चट्टानें वगैरह काटी जाती है तो ऊपर से नीचे की तरफ काटी जाती है। मानो ये बहुत बड़ी चट्टान है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए आएंगे इस तरीके से, ये फ़र्क होता है इनमें।
अब चला के देखें स्तूप और मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया किस तरीके की होती थी, बहुत ज़्यादा खर्चीली होती थी, आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर राजा रानी जो है वही उसका खर्च जो है वो उठाते थे, यानी कि ये जो स्तूप है कौन बनवाते थे, राजा रानी बनवाते थे। अच्छे किस्म के जो पत्थर वगैरह है उनको ढूंढना पड़ता था, उनसे शिलाखंड जो है खोद कर निकालने पड़ते थे। उसके बाद जो है जो स्थान तय किया गया कि यहाँ पर जो है स्तूप बनेंगे वहाँ पर शिलाखंडों को पहुँचाया जाता था, यातायात का खर्च आता था, ठीक है। पत्थरों को काट कर छाट कर तराश कर जो है बाद में खंबे बनाए जाते थे, दीवार बनाई जाती थी, चौखट बनाई जाती थी, फर्श छत वगैरह बनाए जाते थे, छत वगैरह तैयार हो जाने पर सही जगह पर जो है लगाया जाता था। तो इस तरीके से जो है ये स्तूप बनते थे। अब भक्त जो उपहार लाते थे उससे सजावट भी की जाती थी स्तूप की। जैसे कि एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया जो एग्जाम्पल है कि हाथी दांत बनाने वाले जो एक श्रमिक का संघ रहा है उनने मिलकर के किया था, जो सांची का जो स्तूप है उसमें अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण द्वार बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। अजंता की गुफा के बारे में देखते हैं फटाफट। सॉरी, देखो अजंता की गुफा बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो विहार हैं, विहार क्या होते हैं, जो निवास स्थान बना दिए गए थे, शरण जो स्थल है वो बना दिए गए थे। विहार इसी स्थल पर मिले हैं हमें, ठीक है, इस स्थल पर भी हैं। और गुफाओं में अंधेरा होने के कारण क्या होता था, जो आदिवासियों ने जो अजंता की गुफा में चित्रकारी की है वो मशालों को जला जला के किया, ठीक है। और उस टाइम पर कुछ कृत्रिम रंग नहीं होते थे, ठीक है, फेक रंग नहीं होते थे जैसे आज हम यूज़ करते हैं, नहीं। उस टाइम पर जो चित्रकारी की गई वो क्या है, पौधों के रंग से, खनिज जो है जैसे कि कोयला हो गया उससे चित्रकारी कर दी गई। जो पौधे हैं उनसे रंग बनाकर, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उन्हीं से रंग बनाकर जो है वो चित्रकारी की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अब चलिए तमिल महाकाव्य एक बताया गया, इसमें शिल्प दिक्किराम, इसकी रचना इलांगो कवि ने की है, ठीक है। कोवलम नाम के व्यापारी कहानी इसमें बताई गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिल महाकाव्य जो है मणिमेखली ने की है, ठीक है। और इसमें जो कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी बताई है। कालिदास जो है उसने संस्कृत में जो है अपनी रचना की है, ये बताया गया है इसमें। अब चलिए पुराण के बारे में, लास्ट पेज आइए और यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। पुराण के बारे में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन यानी कि पुराना, ठीक है। सरल जो संस्कृत श्लोक है उसमें हमें मिलते हैं, इसे सुन भी सकते थे समझ भी सकते थे। इन देर से बोल बोल के गला खराब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक अलग चीज़ हमें देखने को मिलती है, जैसे वेद जो है उन्हें ना तो शूद्रों को पढ़ने की इजाज़त थी ना स्त्रियों को पढ़ने की और सुनने की इजाज़त थी, बट यहाँ पर जो स्त्रियाँ और शूद्र हैं वो जो ये पुराण है उसे सुन सकते थे, आपको ध्यान रखना है। पाठ मंदिरों में जो पुजारी हैं वो करते थे इसका, और व्यास ऋषि ने जो है इसकी रचना की है। पुराण की रचना किसने की, व्यास ऋषि ने। महाभारत, महाभारत आपको पता ही होगी, कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी महाभारत है। और क्यों हुई थी, पुरु वंश में जो शासन है वो किसके पास जाएगा, हस्तिनापुर पर जो गद्दी है वो किसको प्राप्त होगी, इसी को लेकर जो है जो कौरव और पांडव है उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। व्यास ऋषि द्वारा जो है ये भी संकलित किया गया, इसी रचना की गई। भागवत गीता में इसी के बारे में जिक्र किया गया। अब देखो रामायण, इसी में जो भागवत गीता रचित हुई है। अब रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा रचित है। तो ये जो मैचिंग के तौर पर पूछे जा सकते हैं आपसे। गणित और खगोल शास्त्री जो है उसको लेकर जो है अर्थ आर्यभट्ट जो है वो महत्वपूर्ण रहे, आपको ध्यान रखना है। और आर्यभट्ट ने जो है एक आर्यभट्टिम पुस्तक भी लिखी है संस्कृत में, ये भी ध्यान रखना है। आर्यभट्ट ने जो है पृथ्वी जब घूमती है अपने खुद के अक्ष पर, देखो ये पृथ्वी है और ये खुद के अक्ष पर एक राउंड लगा रही है, तो इसको लेकर बताया है कि इसको लेकर ही दिन और रात होता है। ये जो बात बताई है किसने बताई, आर्यभट्ट ने बताई है। और साथ साथ आर्यभट्ट ने कुछ वैज्ञानिक तर्क वगैरह भी दिए हैं ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इसको लेकर। व्रत की परिधि मापने हेतु जो विधि है वो भी ढूंढी है किसने, आर्यभट्ट ने। आयुर्वेद जो है उसके दो प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं, चरक और सुश्रुत, आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और सुश्रुत। चरक जो है उसका जो पुस्तक है चरक संहिता औषधि शास्त्र रहा है, और सुश्रुत जो है उसकी जो रचना है सुश्रुत संहिता रही है, जिसमें शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में बताए गए। और इसी के साथ आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरा तो दम निकला है, बट कोई बात नहीं, आपका सीटेड क्रैक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सीटेड अच्छे से क्रैक करना है अपना और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करो, मोटिवेट करो। और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगी, तो ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।